तो कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं अपने हीरो को, जिसका नाम है ली। ये बहुत ही अमीर घर का लड़का है। एक्चुअली हुआ ये था कि एक साल पहले बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, उसमें उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। लेकिन इस एक साल में उसके सुनने की शक्ति कई गुना ज्यादा तेज हो गई कि वो दूर से कोई फुसफुसा भी लेना उसको साफ साफ सुन लेता है। घर के नौकर तो धीमी आवाज में कहते हैं कि मालिक तो देख नहीं सकता, क्यों ना कुछ कीमती चीजें चुरा ले। हाँ, पर ली एक एक शब्द साफ सुन लेता है दोस्तों, और वो उनका दिया हुआ खाना नीचे फेंक देता है। फिर होती एक मीटिंग। ये देखिए, ये है ली की मौसी, जिसका नाम है मोना। ली को तो इन पर भी शक है कि कहीं उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट इसने तो नहीं करवाया। वो कहता है कि नौकरों को आज ही काम से निकाल दो बस। मोना कहती है, अरे एक ही हफ्ते में कितने लोगों को नौकरी से निकालोगी तुम। पर ली को दोस्तों इसकी कोई परवाह नहीं होती। वो कहता है, जो मुझे पसंद नहीं बस सिंपल। उन्हें मैं अपने साथ रखना ही नहीं चाहता, कहकर वो चला जाता है। ली को दोस्तों सिर्फ एक इंसान पर विश्वास है, और वो है उसका लॉयर शॉन। वो कार में जाते हुए शॉन से कहता है कि कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन है और मैं 20 साल का हो जाऊंगा, तब ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, राइट? फिर मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। लेकिन मुझे मोना पर अभी भी शक है कि वो मेरी प्रॉपर्टी हड़पने की पूरी कोशिश कर रही है, इसलिए आप उस पर नजर रखिएगा प्लीज। शॉन भी कहता है कि ठीक है। अब एक साल पहले वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था ये दिखाते हैं। ली, उसकी माँ और उसके पापा तीनों एक पहाड़ के रास्ते से कार में जा रहे होते हैं। अचानक ब्रेक काम नहीं करता और गाड़ी बैलेंस खो जाती है। गाड़ी तो इस तरह जाती है कि बिल्कुल खाई के एज पर अटक जाती है, मतलब किसी भी वक्त गिर सकती है वहाँ से। ली के पापा बेहोश होते हैं और उसकी माँ का पैर गाड़ी में फंस जाता है। वो बेचारी पैर निकालने की बड़ी कोशिश करती है, लेकिन निकाल नहीं पाती। ली तो आधी बेहोशी में होता है। उसकी माँ अपने बेटे को बचाने के लिए उसे गाड़ी से सड़क पर धकेल देती है और उस रास्ते से आती गाड़ी को देखकर मदद के लिए चिल्लाती है। वो गाड़ी भी रुक जाती है। उसमें से एक रेड जैकेट और हुडी पहना हुआ आदमी बाहर आता है, पर मदद करने के बजाय दोस्तों वो कार को खाई में धकेल देता है, और इसी वजह से ली के दोनों पेरेंट्स मारे गए थे। ली की आंखों में चोट आ गई थी और वो अपनी देखने की शक्ति खो बैठा। तो प्रेजेंट में दिखाते हैं कि ली ने अपने घर के काम के लिए नए लोगों को हायर किया है। उनमें से एक है कहानी की हीरोइन जिना। ली को देखती दोस्तों वो चौंक जाती है कि जिसका मुंह तक देखना वो चाहती नहीं थी, उसके लिए अब काम करना पड़ रहा है उसको। तो यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि 3 दिन पहले ली अपने बनाए हुए हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गया था, क्योंकि ली को डर है कि मोना उसे किसी भी वक्त जान से मारने की कोशिश करेगी, इसलिए उसने अपने लिए कई बॉडीगार्ड्स रखे होते हैं। होता यह है कि उसी हॉस्पिटल में जिना का भाई कोई ट्रीटमेंट ले रहा होता है। असल में जिना के पापा इसी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड है। वो जिना को बताते हैं कि हॉस्पिटल का ओनर बहुत ही रहमदिल आदमी है, उसने तुम्हारे भाई की ट्रीटमेंट कॉस्ट भी कम कर दी है, और वो जरा गर्म मिजाज का आदमी है, बात बात पर गुस्सा हो जाता है, ध्यान रखना। वो बस आने वाला है, इसलिए जरा ध्यान से पेश आना उसके सामने, कहकर दोस्तों वो चले जाते हैं। अब ली हॉस्पिटल आकर बाथरूम जाता है तो वहाँ कोई पीछे से उसे कस के पकड़ लेता है। वो घबरा जाता है कि कहीं ये मोना का भेजा हुआ कोई आदमी तो नहीं जो शायद मेरा कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। असल में दोस्तों वो जिना का भाई होता है। इतने में गार्ड्स जिना के भाई को पकड़ लेते हैं और ली उसको बुरी तरह डांट रहा होता है कि ये क्या बदतमीजी है। इतने में जिना भी आ जाती है और ली पर चिल्लाती है कि एक बीमार लड़के से कोई इस तरह बात करता है क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? दोस्तों जिना नहीं जानती थी कि ली की क्या परेशानी है और वो उसको बहुत बुरा भला कह देती है। इतने में जिना के पापा आकर ली के आगे घुटने टेक देते हैं कि प्लीज इनको माफ कर दीजिए, ये दोनों मेरे बच्चे हैं, नादानी कर बैठे। लेकिन ली उनकी एक नहीं सुनता और कहता है, तुम्हें नौकरी से मैं निकाल रहा हूँ, कहकर ली चला जाता है। जिना बहुत परेशान हो जाती है कि पापा की नौकरी तो गई, अब मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। तब उसको पता चलता है कि ली के घर में काम के लिए कुछ जरूरत है, तो वो ली के घर जाती है। और अब प्रेजेंट में आ जाइए। ली जिना की आवाज सुनते ही पहचान जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसने हॉस्पिटल में मुझे उल्टा सीधा कहा था। लेकिन दोस्तों ली इस समय कुछ नहीं कहता और मन ही मन सोच लेता है कि अगर ये झूठ बोलेगी तो मैं इसको नौकरी से निकाल दूंगा। वो पूछता है कि क्या हम दोनों पहले कभी मिले हैं? जिना साफ साफ बता देती है कि हाँ, हम आपके हॉस्पिटल में मिले थे, मेरे भाई ने अनजाने में आपको पकड़ लिया और मैंने आपको गलत समझकर डांट भी दिया था। अब दोस्तों सच्चाई बताने की उसकी हिम्मत ली को काफी पसंद आ जाती है और वो उसे नौकरी पर रख लेता है। जिना उसका हर काम करने लग जाती है। हेयर ड्रायर से उसके बाद सुखाने से लेकर उसकी शर्ट वगैरह भी पहनाती है। तब वो धीरे धीरे लेके करीब आ जाती है और उसकी खूबसूरत आंखों को निहारने लग जाती है। जिना को वैसे बुरा लगता है कि इतनी सुंदर आंखों में रोशनी नहीं है, बताओ। अब दोस्तों ली भी सेंस कर लेता है कि वो बहुत पास आ गई है। वो कहता है, इतना पास मत आया करो, दूर हटो। सब कुछ दोस्तों बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक दिन की बात है, मोना जिना से कहती है कि ली तुम पर बहुत विश्वास करने लगा है, इसलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम उसकी हर बात को मुझे इन्फॉर्म करते रहना कि वो कहाँ जाता है, किससे बात करता है, क्या फैसले लेता है। अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हारे पापा को उनकी नौकरी वापस दिलाऊंगी और तुम्हारे भाई का हॉस्पिटल बिल भी मैं भर दूंगी। दोस्तों ये सारी बातें ऊपर खड़ा ली सुन रहा होता है, क्योंकि उसके कान तो हमने जैसे आपको पहले बताया बहुत तेज है। फिर जिना ऊपर आती है तो ली कहता है, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, तुम जा सकती हो। जिना पूछती है, मुझे नौकरी से निकाल दिया मतलब? मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? ली कहता है, तुम मोना के साथ मिल गई हो और मुझ पर जासूसी कर रही हो। और दोस्तों ये सुनकर जिना को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि एक तो आपकी वजह से मेरे पापा की नौकरी गई, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। आज भी आप बिना सोचे समझे फटाक से मुझे
नौकरी से निकालने पर उतरा है, क्या बात है ये? अरे जल्दबाजी में ले हुए फैसले कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, कुछ पता है आपको? इसका अंदाजा है कुछ? इतना घमंड ठीक नहीं होता। और आपको क्या लगता है कि आप अंधे हैं इसलिए आप दुखी हैं? सच तो यह है कि आपका एटीट्यूड ही ऐसा है कि आपको अपने अलावा और किसी का लिहाज ही नहीं है। अगर आप हर किसी पर यूं ही शक करते रहे ना तो जिंदगी भर अकेले ही रहना पड़ेगा आपको कोई साथ नहीं मिलेगा। कहकर दोस्तों जिना उस पर तकिया फेंक कर चली जाती है एंड ली को भी बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन मोना की असिस्टेंट ली को कॉल करके बताती है कि आपकी जानकारी के बिना आपका हॉस्पिटल बिकने वाला है, प्लीज जल्दी आ जाइए। ली घबराकर अपने लॉयर शॉन को कॉल करके कहता है कि मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना है, तुम अभी आ जाओ। वो भी कहता है ठीक है और कॉल कट कर देता है, लेकिन अपने आदमियों से कहता है कि तुम तुरंत ली के घर जाओ और उसे घर से बाहर कदम भी मत रखने देना। वो तुरंत जाकर ली को एक कमरे में बंद कर देते हैं दोस्तों। तब ली को समझ में आ जाता है कि शॉन भी मोना से मिला हुआ है, लेकिन दोस्तों ली फिर भी किसी तरह हॉस्पिटल का सेल रोकना चाहता है। उस कमरे में वो एक कैंची ढूंढ निकालता है और वहाँ के स्क्रीन वगैरह को कट करके एक रस्सी बनाता है, उसकी मदद से नीचे उतरकर सड़क पर आ जाता है। अब वो लिफ्ट मांगने के लिए खड़ा होता है कि तभी वहाँ पर जिना अपने स्कूटर में आती है। वो कहती है यहाँ चिल्लाकर कोई फायदा नहीं है, यहाँ कोई टैक्सी नहीं आती। अब जिना की आवाज सुनकर वो चिढ़ जाता है और कहता है कि चलो चलो अपना रास्ता नापो, तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। जिना भी चली जाती है। ली बेचारा नीचे सड़क पर उतरने की कोशिश करते हुए गिर जाता है और एक कार के नीचे आते हुए बच जाता है। जिना भी ये सब कुछ देखकर उस पर तरस खाती है और उसे लिफ्ट देने के लिए मान जाती है। ली के पास भी और कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि उसको जल्दी हॉस्पिटल जो पहुंचना है। वो पीछे बैठकर जिना को कस के पकड़ लेता है। जिना उसको डांटती है, अरे ये क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं सड़क पर गिर गया तो इसलिए पकड़ रहा हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है किसी को पकड़ने का। ठीक है लेकिन धीरे पकड़ो समझे, मैं तुम्हें नीचे नहीं गिराऊंगी, आराम से पकड़ो। और दोस्तों इस तरह पकड़म पकड़ाई की बातें करते करते दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ली सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर कहता है कि यहाँ जो भी डीलिंग होने जा रही है मेरी नॉलेज के बिना हो रही है, मेरी मर्जी के बगैर इस हॉस्पिटल को कोई नहीं बेच सकता। और दोस्तों ये देखिए ये है इस कहानी का विलन नाथन जो इस हॉस्पिटल को खरीदना चाहता है। अब ली के ऐसा करने से सारे बोर्ड मेंबर्स को पता चल जाता है कि ये इलीगल डीलिंग हो रही है। वो डील कैंसिल कर देते हैं और नाथन को वहाँ से जाना पड़ता है। अब ली मोना से बहस करता है कि मेरी परमिशन के बिना ये बताओ ये सब करने की क्या जरूरत है और किसने हक दिया आपको ये करने का। वो कहती है वैसे हॉस्पिटल लॉस में चल रहा है इसलिए सोचा इसको बेचेंगे तो अपनी दूसरी कंपनी को बचाने में मदद हो जाएगी। ली कहता है सुनिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है ही नहीं, समझे आप? मुझे पता है कि बैंक ने हमको टाइम दिया है और मैं जानता हूँ कि मेरी माँ और पापा का एक्सीडेंट भी आप ही ने करवाया था। ये सुनकर मोना चौंक जाती है कि बताओ मैं अपनी सगी बहन और उसके पति का कत्ल कैसे कर सकती हूँ? ली कहता है अच्छा, माँ मरने से पहले आपका ही नाम ले रही थी और शॉन भी तुम्हारा याद में निकला, उसने मुझे अपने घर में बंद कर दिया था, वो भी तुम्हारे कहने पर। कहकर दोस्तों वो चला जाता है। मोना की समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है। लगता है दोस्तों मोना का ली के पेरेंट्स की मौत में कोई हाथ ही नहीं था। एंड तब उसको याद आता है कि उसका पति जिसका नाम जेजे है वो और शॉन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और अच्छे दोस्त भी थे। अब मोना को शक है कि जेजे, शॉन और नाथन जो हॉस्पिटल को खरीदना चाहता है तीनों मिले हुए हैं। वो तुरंत जेजे से मिलने जाती है जहाँ वो उसको नाथन से बात करते हुए सुन भी लेती है। नाथन जेजे से कहता है कि तुम्हें पता है 1 साल पहले जो काम तुमने अधूरा छोड़ दिया था उसी का नतीजा आज ये ली है और ये हमारा सारा प्लान चौपट कर रहा है। जल्दी एक काम करो, इस ली को खत्म करो। ये सारी बातें सुनकर मोना कहती है तुम इतने गिर जाओगे ये मुझे पता नहीं था। जेजे कहता है देखो ये सब मैंने हम दोनों के लिए ही तो किया है, तुम भी कुछ कम नहीं हो। वैसे तुमने तो जानबूझकर डॉक्टर को ली से ये कहने पर मजबूर किया कि उसकी आंखें कभी ठीक नहीं हो सकती। मैं बुरा हूँ तो तुम भी कोई कम नहीं हो, चलो यहाँ से। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जेजे ने ली के पेरेंट्स का एक्सीडेंट क्यों करवाया। एक दिन की बात है, जेजे को एक पार्सल मिला जिसके अंदर कुछ ऐसे फोटोज थे जिनसे साफ पता चलता है कि जेजे का किसी और औरत के साथ अफेयर था और ये पार्सल नाथन ने भिजवाया था। उसने जेजे को धमकाया कि जिस औरत के साथ तुम्हारा अफेयर है वो कोरिया के बहुत ही रईस आदमी की बेटी है। अगर मैंने ये बात उस रईस आदमी को प्रूफ के साथ बता दी तो बताओ तुम्हें देश निकाला हो जाएगा, भरपूर मार पड़ेगी। सो अलग अगर तुम इस देश में जिंदा रहना चाहते हो तो ली के पेरेंट्स का एक्सीडेंट करवा कर खत्म कर डालो उनको, फिर सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी क्योंकि ली तो अभी 20 साल का हुआ ही नहीं। उसके बाद तुम मुझे प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा दे देना। और दोस्तों इसी वजह से जेजे ने उस दिन कार का ब्रेक डैमेज कर दिया था और जब वो बच गए तब वो खुद उनको खाई में धकेलने आ गया। चलिए आ जाइए प्रेजेंट में। दिखाते हैं कि मोना को अपने पति के कैरेक्टर पर भी शक है। वो अपने असिस्टेंट को जेजे के पीछे लगा देती है। जेजे उस औरत के घर जाता है जिसके साथ उसका अफेयर है एंड असिस्टेंट उनकी फोटोज खींचकर मोना को भेज देती है। मोना भी तुरंत उनको रंगे हाथों पकड़ने के लिए निकलती है। यहाँ जिना को दिखाते हैं जो ली को उसके घर पहुंचा देती है। अब ली को जिना पर विश्वास होने लगता है और वो कहता है मैंने तुम्हारे साथ जो बुरा सलूक किया उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो और प्लीज कल से काम पर आ जाओ दोबारा। जिना कहती है देखो मैंने नौकरी के लिए तुम्हारी मदद नहीं की है, मुझे नहीं चाहिए नौकरी। ली कहता है मैं तुम्हें दुगनी या तिगुनी सैलरी दूंगा। तब जिना उसके पास आकर कहती है कि इसके बाद मैं तुमसे कभी मिलूंगी ही नहीं और ये कहकर वो चली जाती है। घर आकर भी ली को जिना की याद खाई जाती है। वो उसे कॉल भी करता है
और दोस्तों अब दिखाते हैं कि जिना अब एक फूड आउटलेट में डिलीवरी का काम करती है। ली का नंबर देखते ही वो फोन का बैटरी निकाल लेती है। अब ली अपने एक स्टाफ से कहता है कि तुम जिना के पापा से कहो कि वो फिर से हॉस्पिटल में काम के लिए आ जाएं और जिना के भाई का फ्री ट्रीटमेंट का इंतजाम करो। ली दोस्तों ऐसा सोचता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो जिना का गुस्सा कम हो जाएगा और वो फिर यहाँ पर काम पर आ जाएगी। दूसरी ओर मोना उस औरत के घर जाती है। बाहर जेजे के शूज देखकर वो दरवाजे पे कान रखकर सुनती है कि अंदर क्या बातें चल रही है। अंदर वो औरत पूछती है कि तुम मोना को डाइवोर्स कब देने वाले हो, जल्दी बताओ। फिर क्या था, इतने में मोना अंदर घुस आती है। असल में ये औरत तो मोना की बेस्ट फ्रेंड निकली। मोना कहती है वाह भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर मेरी जिंदगी उजाड़ दोगी। कहकर वो उस औरत के बाल पकड़कर वहाँ से खींचने लग जाती है। जेजे तो भीगी बिल्ली की तरह कांपने लगता है। मोना भी उसके गाल पर कस के चांटा मारती है और कहती है मैं तुम्हें प्रेस में पूरे शहर में बदनाम करूंगी और तुम पर पुलिस केस भी होगा वो अलग। कहकर वो जाने लग जाती है, लेकिन जेजे उसको पकड़कर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। मोना के सर पर बहुत सारी चोटें आती है और वो स्पॉट पर ही मारी जाती है। अब ये दोनों हो जाते हैं शॉक और सोचते हैं कि अब तो हमको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ जेजे की पूरी विलनगिरी सामने आ जाती है। वो एक क्रिमिनल को कॉल करता है जिसके ऊपर कई सारे केसेस हैं। जेजे कहता है ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें $2 मिलियन दूंगा, तो मेरी वाइफ की लाश को ठिकाने लगा दो बस। और एक काम करो, ली के हॉस्पिटल लैब में एक वायरस का पता चला है, तुम किसी तरह उस वायरस से उसको इन्फेक्ट करा दो। फिर तुम पुलिस में सरेंडर हो जाना और कह देना कि ली के कहने पर तुमने मोना को मार डाला। इसलिए उस पर इल्जाम भी लगेगा और इन्फेक्शन की वजह से कुछ दिनों में वो मर भी जाएगा। अगर तुमने ये सब कुछ कर दिया तो तुमको $2 मिलियन दूंगा मैं। दोस्तों क्रिमिनल को और क्या चाहिए था, वो मान जाता है। यहाँ जैसा ली ने एक्सपेक्ट किया था, जिना का गुस्सा कम हो जाता है और वो वापस ली के घर में काम करने के लिए आ जाती है। ली को भी उसके आने से बड़ी खुशी होती है। तब ली को वो क्रिमिनल कॉल करके कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के कत्ल के पीछे किसका हाथ है ये मैं जानता हूँ। असल में उन्होंने मुझे ही कत्ल करने को कहा था। तुम एक काम करो, अपने हॉस्पिटल लैब में पहुंचो, वहीं मैं तुम्हें सारी डिटेल्स दूंगा। ली को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आज तक वो मोना को अपने पेरेंट्स के कत्ल का जिम्मेदार मान रहा था, लेकिन अब सब कुछ अलग ही होता है। वो तुरंत जाकर जिना को लेकर लैब में जाता है। उस क्रिमिनल ने दोस्तों पहले से ही लैब में वायरस को सेट करके रखा हुआ था ताकि जब ली अंदर आए तो वो वायरस को कमरे के अंदर उस गैस के जरिए फैला दे। जैसे ली और जिना अंदर जाते हैं तो दरवाजा लॉक करके वो रिमोट के जरिए वायरस को हवा में खोल देता है। अंदर दोनों सांस नहीं ले पाते और ली समझ आता है कि जरूर किसी ने हवा में वो खतरनाक वायरस मिला दिया है, क्योंकि यह है तो ली का ही हॉस्पिटल ना। ली उस वायरस के बारे में खूब जानता है क्योंकि कुछ साल पहले क्या हुआ था कि यहाँ पर एक रिसर्च डॉक्टर थी, उसने बताया था कि हम एक म्यूटेंट वायरस बना रहे हैं और उसका एंटीडोट भी बना रहे हैं। तो प्रेजेंट में दोस्तों ली उसी एंटीडोट को ढूंढ निकालता है, लेकिन सिर्फ वो एक होता है। वो तुरंत जिना को एंटीडोट लगाने को कहता है, लेकिन जिना कहती है तुम इसको लगा लो, मेरी फिक्र मत करो। इतने में जिना के पापा जिना को लैब में बंद देखकर उसे बचाने आते हैं, पर तब तक जिना उस एंटीडोट इंजेक्शन को ली को लगा देती है। कट करके हॉस्पिटल में दिखाते हैं कि ली को होश आ गया है। जेजे तो उसके पास बैठा होता है और कहता है तुमने मेरी पत्नी मोना को मारने के लिए एक क्रिमिनल को हायर किया है। यहाँ पर दोस्तों पता चलता है कि जेजे ने उस क्रिमिनल को ये कहकर सरेंडर होने को कहा कि मैं तुम्हें बेल पे बाहर निकालूंगा और $4 मिलियन दूंगा। वो भी बेचारा लालच के मारे मान गया और सरेंडर हो गया और उसने पुलिस से कह दिया कि मैंने ली के कहने पर ही मोना का कत्ल किया। इसलिए दोस्तों अब पुलिस भी क्रिमिनल के साथ साथ ली को भी अरेस्ट कर लेती है। दूसरी ओर न्यूज में बताते हैं कि हॉस्पिटल लैब से खतरनाक वायरस लीक होकर हवा में मिल गया है। लगभग 7 लोग अब तक इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। दूसरी ओर ली जेल में होता है और उस क्रिमिनल का सेल कुछ ही दूर पर होता है। वो तो अपने सेलमेट्स को बताता है कि मैंने ही इसे फंसाया, मैं तो बाहर निकल जाऊंगा और मुझको $4 मिलियन मिलेंगे, लेकिन ये बेचारा यहीं पर सड़ेगा। अब दोस्तों आपको तो बताइए कि ली के कान कितने तेज है, उसकी सारी बातें ली को सुनाई देती है और वो समझ आता है कि वो क्रिमिनल इसी जेल में है। अब ऐसे में क्रिमिनल के सेल में एक नए आदमी को लेकर आते हैं जिसे वो सभी मिलकर बहुत टॉर्चर करते हैं। एक दिन जब जेजे क्रिमिनल से मिलने आता है और फिर उसको वो एक ऑफर देता है कि तुम जेल के अंदर ली को खत्म कर दो और तुमने अगर ये कर दिया तो मैं तुम्हें $10 मिलियन दूंगा। इस बार क्रिमिनल को ये नामुमकिन सा लगता है, लेकिन अब इतनी बड़ी रकम सुनकर वो मान जाता है। उसके बाद वो ली को मारने का मौका ढूंढता रहता है और अपने साथियों से कहता है कि इसे कॉरिडोर से धक्का दे दो, लेकिन ली को सारी बातें साफ सुनाई देती हैं। हालांकि वो हमेशा क्रिमिनल से थोड़ा दूर ही रहता है। अब जैसे क्रिमिनल का साथी ली को धक्का देने आता है तो ली झुक जाता है और वो आदमी खुद गिरकर मर जाता है। अब दोस्तों आपको बताया कि क्रिमिनल के सेल में एक नया आदमी आया था जिसे वो टॉर्चर कर रहे थे। वो ली से कहता है तुम सावधान रहना यार, वो लोग तुमको मार डालना चाहते हैं। इस तरह धीरे धीरे इन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। ली कहता है तुम्हें पता है मेरे कान बड़े तेज हैं और इसका फायदा उठाकर हम उस क्रिमिनल को और उसके साथियों को फंसा सकते हैं, मेरी मदद करोगे क्या? वो भी मान जाता है। दोस्तों अब ये दोनों एक बढ़िया सा प्लान बनाते हैं। जब क्रिमिनल और उसके साथी बाथरूम में होते हैं तो ली अंदर आता है। उसका दोस्त बाहर से धीमी आवाज में इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि लेफ्ट जाना है या राइट। उसकी आवाज इन लोगों को तो सुनाई नहीं देती, लेकिन ली को साफ सुनाई देती है। अब ली को यहाँ पाकर वो बड़े खुश हो जाते हैं कि ये तो सीधा शेर के मुंह में आ रहा है, अब इसकी जान तो कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन ली सीधा जाकर एक टॉयलेट को खोलता है तो अंदर बैठा होता है क्रिमिनल एंड वो भी बड़ा खुश कि इसने तो मेरा काम और आसान कर दिया, अकेला यहाँ पर आ गया। पर बेचारा नहीं जानता कि वही ली के हाथों फंसने वाला है। ली क्या करता है देखिए, वो टॉयलेट का दरवाजा लॉक कर देता है और कहता है मुझे मार डालना चाहते थे ना, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये कहकर वो एक रस्सी निकालता है और उसे ऊपर फिक्स करके अपने
अपने गले में फंदा डाल देता है। क्रिमिनल की तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये बंदा फंदा डाल के करना क्या चाहता है। इसी बीच ली का दोस्त सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला कर ले आता है कि सर देखिए, ये लोग ली का कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या था दोस्तों, गार्ड्स आकर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे क्रिमिनल ली के गले में फांसी का फंदा डालकर उसको मारने की कोशिश कर रहा है। एंड उसके बाद तो वो लोग उस क्रिमिनल को खूब पीटते हैं और वार्न करते हैं कि अगर ली को कुछ हुआ तो तुम्हारी मौत। अब ये क्रिमिनल दोस्तों ली का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब ली उसको एक ऑफर देता है कि अगर तुमने मुझे सच बताया तो मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगा। लेकिन वो नहीं मानता दोस्तों। कुछ दिन के बाद क्रिमिनल बहुत बीमार पड़ जाता है और लगता है ये भी लैब में उस दिन वायरस से इन्फेक्ट हो गया था। इसकी मदद अब सिर्फ ली कर सकता है क्योंकि उसे वायरस के बारे में पता है। वो ली के पैर पकड़ कर रोता है कि प्लीज कुछ भी करके मुझे बचा लो, मुझे एंटीडोट दिलवा दो। अब पहले तो ली अकड़ कर मना करता है, लेकिन फिर कहता है ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि मुझे मारने का प्लान किसका था और तुम जो कुछ मेरे बारे में जानते हो वो सब कुछ बता दो, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा भाई। क्रिमिनल कहता है कि जेजे ने तुम्हारा कत्ल करने के लिए मुझे 4 मिलियन देने का वादा किया था। उसी ने तुम्हारी मौसी मोना को भी मार डाला और उसका इल्जाम मेरे सर लेने को कहा। ये सुनकर ली एकदम शॉक हो जाता है कि असल में क्रिमिनल मोना नहीं जेजे है। वो ये भी बताता है कि असल में ऑपरेशन से तुम्हारी आंखें ठीक हो सकती थी, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे कि तुम्हारी आंखें ठीक हो। ली को धक्के पे धक्का लगता है कि उसके इर्द गिर्द सारे उसके दुश्मन निकले। सब कुछ बताकर वो क्रिमिनल गिर जाता है। अब उसे और ली को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहाँ जेजे भले आदमी की तरह डायलॉग मारता है कि अरे हमारे परिवार के तुम इकलौते वारिस हो, मैं तुम्हें कैसे भी करके बेल दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। पर दोस्तों ली को तो इसका असली चेहरा पता है, वो एकदम चुप रहता है। फिर ली को उसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब ली एक नए लॉयर को हायर करता है और बताता है मुझे मोना के और मेरे पेरेंट्स के कत्ल में जेजे पर शक है, आप कैसे भी करके उसको अरेस्ट करवाइए। तभी अचानक वहाँ पर जेजे आता है तो नया लॉयर जेजे से मिलने जाता है। इसी बीच ली गार्ड से कहता है कि प्लीज आप दरवाजा खोल दीजिए, मुझे घुटन हो रही है। असल में दोस्तों वो इन दोनों की बातें सुनना चाह रहा था। नया लॉयर जेजे से कहता है कि ली को आप पर शक है। जेजे कहता है अरे उसे अपने पेरेंट्स की मौत के बाद गहरा सदमा लगा, इसलिए उसको हर किसी पर शक होता है। ये एक तरह की मेंटल प्रॉब्लम है तो हमें उसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाना चाहिए। अब ये सुनकर दोस्तों ली वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ हैंडकफ से बेड पर बंधा होता है। उस रात होता यह है कि कोई उसको बचाकर बाहर लेकर आ जाता है और ये कोई और नहीं मोना की असिस्टेंट है। वो उसको एक गाड़ी में बिठाकर लेकर तो जाती है, लेकिन अब पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। इसी बीच जेजे को भी पता चल जाता है और वो भी ली को ढूंढने में लग जाता है। इसी बीच होता यह है कि मोना के असिस्टेंट ली को बीच रास्ते में उतार देती है क्योंकि पुलिस इनकी गाड़ी के पीछे पड़ी हुई थी। वो कहती है तुम जल्दी उतरो और एक टैक्सी लेकर किसी सेफ जगह पर निकल जाओ। कहकर वो निकल जाते हैं। ली यहाँ पर लिफ्ट मांगने के लिए खड़ा रहता है और ऐन वक्त पर वहाँ पर जेजे आ जाता है। बेचारा ली नहीं जानता कि ये जेजे की गाड़ी है और वो उसमें चढ़ जाता है। पर दूर से मोना की असिस्टेंट ये देख लेती है और तुरंत ली को कॉल करके कहती है कि अरे तुम्हें वही गाड़ी मिली थी क्या चढ़ने को, वो जेजे की गाड़ी है, कुछ भी करके निकलो उस गाड़ी से बाहर। ली अब जोर से चिल्लाने लग जाता है। इतने में असिस्टेंट की गाड़ी भी जेजे की गाड़ी के आड़े आकर रुक जाती है। इसी बीच जेजे अपने आदमी से कहता है कि अरे वो कौन है जो ली की मदद कर रही है, उसका पता लगाओ। लेकिन इतने में दोस्तों वो निकल जाती है और जेजे ली को पकड़ लेता है और कहता है बेटा अब तो तेरी मौत मेरे हाथ होगी, फिर सारी प्रॉपर्टी मेरी। ली कहता है तुम कुछ भी कर लो लेकिन मैं वापस आऊंगा। कहकर वो पानी में कूद जाता है। जेजे सोचते हैं चलो बढ़िया ही हुआ, मैं वैसे भी उसको मारने वाला था। लेकिन अगले दिन दिखाते हैं कि ली कचड़े के ढेर में पड़ा हुआ है और अपनी आंखें खोलता है। जेजे ने समझा कि वो मर गया। फिर जेजे आराम से अपनी गर्लफ्रेंड किमी यानी जिसके साथ जेजे का अफेयर चल रहा है उससे मिलने के लिए एक होटल जाता है। उनका रोमांस भी होता है, लेकिन इतने में किमी का पिता आ जाता है और जेजे से कहता है कि मेरे मुकाबले में तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम मेरी बेटी को होटल रूम में लेकर आ गए हो। किमी डर कर बाहर चले जाती है तो वो पूछता है कि कितने दिन से चल रहा है ये सब कुछ। जेजे कहता है कि मैं किमी से प्यार करता हूँ। और दोस्तों किमी का पिता जिसका नाम है नेल, वो पूछता है कि तुम्हारी पत्नी के मरे हुए कितने दिन हुए हैं। वो कहता है 1 महीना। अच्छा 1 महीना, और मेरी बेटी के साथ तुम्हारा अफेयर कब से चल रहा है? जेजे कहता है दोस्तों 3 साल से। ये सुनकर नेल को बहुत गुस्सा आता है और वो जेजे पर लाठी चार्ज शुरू कर देता है। तब जेजे पास ही पलट देता है दोस्तों और कहता है वैसे मेरी वाइफ को आपकी बेटी ने मार डाला था, अगर ये बात किसी को पता चली तो उम्र भर आपकी बेटी जेल में सड़ेगी, याद रखना इस बात को। ये सुनकर नेल पूरी तरह चौंक जाता है। तब दोस्तों जेजे उससे पट्टी पढ़ाता है कि आप देश के प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी हैं, लेकिन मैं जानता हूँ आप अगले प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। अगर सच का खुलासा हुआ तो न सिर्फ आपकी बदनामी होगी बल्कि प्रेसिडेंट बनने का आपका सपना भी चूर चूर हो जाएगा। इसलिए मेरा साथ दीजिए, मैं आपको अगला प्रेसिडेंट बनने में पूरी मदद करूंगा। इस तरह दोस्तों वो नेल को भी अपनी मुट्ठी में कर लेता है। दूसरी ओर ली को दिखाते हैं जो ब्रिज के नीचे वाले कचड़े के ढेर में आंखें खोलता है, यानी वो मरा नहीं जिंदा है। 1 साल के बाद दिखाते हैं कि वो एक भिखारी की तरह दर दर भटक रहा है। मेट्रो स्टेशन के कोने में एक छोटी जगह होती है, वहाँ पर ली जैसे तैसे गुजारा कर रहा होता है। बहुत बुरी हालत होती है उसकी, मतलब वो देख तो नहीं सकता था, लेकिन बेचारा दिन रात सिर्फ अपने अंकल जेजे से बदला लेने की सोच रहा होता है। दोस्तों लगभग वो पागल ही हो चुका था। एक दिन की बात है, वो मेट्रो स्टेशन में एक लड़की से टकरा जाता है और ये कोई और नहीं है, ली की मौसी मोना की असिस्टेंट है जिसका नाम है पैनी। वो ली को पहचान ही नहीं पाती और कहती है सॉरी ये गलती से टकरा गई। कहकर वो निकलती है, लेकिन ली उसकी आवाज को पहचान जाता है और कहता है अरे मुझे पहचाना नहीं तुमने, मैं ली हूँ, तुम पैनी हो ना। लेकिन उसे विश्वास ही नहीं होता कि ली जो इतने बड़े घर का लड़का है उसकी ऐसी हालत हो चुकी है। वो उसे पहचानने से इनकार करते हुए चली जाती है। असल में 1 साल
साल पहले जब ली को जेजे से खतरा था तो इसी ने ली को बचाया था, लेकिन उसने सिर्फ इसीलिए मदद की थी क्योंकि उस वक्त ली ने उस जानलेवा वायरस का एंटीडोट ले लिया था और उसके शरीर में उस वायरस के एंटीबॉडीज बन गए थे। और पेनी पता है क्या करना चाहती थी? उसके शरीर से उसका खून निकाल कर उसके जरिए एंटीडोट बनाकर पैसे कमाना चाहती थी। लेकिन अब ली की हालत देखकर वो तुरंत भाग जाती है। यहाँ ली प्लेटफॉर्म पर बैठकर म्यूजिक बजाता है और कुछ लोग पैसे डालते हैं। इस तरह उसका गुजारा चलता है दोस्तों। तब एक लड़का उसे बताता है कि कुछ लोग तुम्हारी जगह से पैसे चुरा रहे हैं। ली डर कर तुरंत वहाँ पर जाता है तो कुछ आदमी उसके पैसे चुराने आए होते हैं। ली उन पर चिल्ला देता है कि मेरे पैसे चुराने की हिम्मत कैसे की तुम लोगों ने, कहकर वो अपने पैसे उनसे छीन लेता है। लेकिन कहाँ वो उसको मारने लगते हैं दोस्तों। तभी पुलिस कार की आवाज को सुनकर वो लोग भाग जाते हैं। बेचारा ली जमीन पर पड़े पड़े अपने पैसे उठा रहा होता है। असल में दोस्तों वो अपने आंखों की सर्जरी के लिए पैसे जमा कर रहा था ताकि वो देख पाए और फिर वो जेजे से बदला ले पाएगा। तब वहाँ पर पेनी दोबारा आती है और ली की मदद करने की कोशिश करती है। पर ली को तो बहुत गुस्सा आता है कि अब यहाँ पर ये क्या करने आई है। वो कहता है तुम तो मुझे पहचानती नहीं ना, फिर क्यों आई हो यहाँ पर। पेनी माफी मांगती है और कहती है तुम्हारे खून में जो एंटीबॉडीज है उससे हम उस वायरस की दवा बना सकते हैं। अगर तुम हमारा साथ दोगे ना तो मैं तुम्हारी आंखों का सर्जरी भी करवाऊंगी और तुम्हारी देखभाल भी करूंगी। इस पर ली उसके साथ देने के लिए मान जाता है। वो ली को अपने घर लेकर जाती है और वहाँ पर ली का ब्लड निकाला जाता है। दोस्तों ली को जीना को देखने का ना बड़ा मन करता है। पेनी से पूछता है वो कि जीना कहाँ है। पेनी कहती है वो न जाने कहाँ चली गई और ये सुनकर ली को बहुत दुख होता है। यहाँ से जेजे को दिखाते हैं जो अमेरिका आया हुआ है। असल में नाथन जो कोरिया का बड़ा बिजनेसमैन है और जो ली का हॉस्पिटल खरीदना चाहता था ना, उसके पिता का एक औरत के साथ अफेयर था और उसके जरिए एक लड़का भी पैदा हुआ। पर नाथन के पिता का इमेज खराब ना हो इसलिए उसने उस औरत और उसके बेटे को अमेरिका भेज दिया था। ये बात जेजे को पता चली और वो अमेरिका में उनके घर आ जाता है। जेजे अंदर जाता है तो पता चलता है उस लड़के ने किसी की जान ले ली और अपनी माँ पर भी गन तान कर खड़ा होता है। तब जेजे उसको रोक कर अपने साथ लेकर आता है और कार में बैठा लेता है। इतने में पुलिस आकर उस लड़के की माँ को अरेस्ट करके लेकर जाती है। इस लड़के का नाम है एंड्रयू, यानी एंड्रयू नाथन का सौतेला भाई है दोस्तों। असल में जेजे नाथन से बदला लेना चाहता है और एंड्रयू के जरिए वो नाथन की कंपनीज पर कब्जा कर लेना चाहता है। वो एंड्रयू से कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो बेटा, कोरिया में तुम्हारे पिता बहुत बड़े आदमी हैं, उनके बाद उनका सारा बिजनेस तुम्हें तो संभालना है। पर एंड्रयू कहता है वो मुझे कई साल पहले छोड़कर चले गए, मेरा उनसे अब कोई लेना देना नहीं है। वैसे आप मुझ पर इतना तरस क्यों खा रहे हैं और मुझे पुलिस से क्यों बचाया आपने। जेजे कहता है तुम रईस बाप के बेटे हो और तुम्हें जेल में सड़ना नहीं है, समझे। मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा और पढ़ लिख कर तुम कोरिया अपना और अपने पिता का बिजनेस संभालना। इस तरह वो एंड्रयू को नाथन के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश में जुट जाता है। यहाँ पेनी ने जैसा ली को प्रॉमिस किया था कि अगर तुम हमें अपना खून देते रहोगे तो हम तुम्हारा आई सर्जरी करवाएंगे, उसी के मुताबिक वो ली की सर्जरी भी करवाती है। ली नहीं चाहता कि कोई उसे पहचाने, इसलिए आई सर्जरी के साथ साथ उसका फेस का प्लास्टिक सर्जरी भी करवाया जाता है। और जब उसकी पट्टी खुल रही होती है तो उसका वॉइस ओवर सुनाई देता है कि मुझे एक नया चेहरा मिलने वाला है। जेजे समझ रहा है कि मैं मर चुका हूँ, पर वो नहीं जानता कि उसकी जान लेने के बाद ही मैं मरूंगा। दोस्तों इसके 5 साल के बाद दिखाते हैं कि ली ने अमेरिका जाकर पढ़ाई की और अब नाथन की उस बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा है जहाँ पर अब जेजे एक बड़ी पोजीशन पर है। अगर ली को वहाँ जॉब मिल गई तो वो नाथन के करीब आ जाएगा और उससे और जेजे से बदला ले पाएगा। यही है दोस्तों ली का लक्ष्य। दूसरी ओर नेल जेजे की मदद से एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बन गया है। वो भी अब जेजे को बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि ली का अब जेजे के करीब जाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत पावरफुल बन चुका है। ली के पास बस एक ही रास्ता है कि वो किसी तरह उस कंपनी को ज्वाइन कर ले और वहाँ से अपने दुश्मनों से बदला ले। पेनी अक्सर यहाँ ली से बात करती है और उसे नाथन और जेजे के बारे में अपडेट्स देती रहती है। ली फिर पूछता है कि जीना का कुछ पता चला क्या, पर पेनी जीना के बारे में कुछ नहीं जान पाई थी। यहाँ से अब जीना को दिखाते हैं दोस्तों जो एक मेमोरियल में खड़ी होती है। असल में जीना को बचाने की कोशिश में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और दोस्तों अब वो अपने मन में कहती है कि पापा आज मेरा एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू है, अगर नौकरी मिल गई ना तो मैं भाई की अच्छे से देखभाल करूंगी। मतलब दोस्तों ये भी उसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही है जहाँ ली जाने वाला है। अब हमें एंड्रयू को दिखाते हैं जो अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करके कोरिया आ गया है और उसने ये बात जेजे को नहीं बताई थी। वो रहने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है और तभी एक मकान को देखता है। दरवाजा खुला होता है तो वो अंदर चला जाता है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर दोस्तों बाथरूम खोलता है तो जीना अंदर बैठी होती है और वो उसको डांट देती है कि क्या कर रहे हो, बाहर जाओ कहकर वो उसको खूब डांटती है तो एंड्रयू भी जल्दी बाहर चला जाता है। अब जीना बाहर आकर उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी अंदर घुसने की है। एंड्रयू कहता है पर दरवाजा तो खुला था। तभी जीना बाहर बोर्ड को दिखाकर कहती है कि पढ़ना नहीं आता कि तुमको, लिखा है कि लॉक खराब है। वो कहता है सॉरी गलती हो गई, वैसे क्या आप यहाँ के मकान मालकिन है। जीना हाँ में जवाब देने वाली होती है कि तभी किसी के कमरे से आवाज आती है कि यहाँ बाथरूम में पानी नहीं आ रहा, जल्दी आके चेक करो। और तब जाकर एंड्रयू को पता चलता है कि जीना यहाँ पर काम करती है। वो जीना से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई कमरा खाली है। जीना भी उसको एक खाली कमरा दिखाती है और एंड्रयू वहीं पर रुक जाता है। अगले दिन वो भी उसी बड़ी कंपनी में जाता है जिसका चेयरमैन उसके पिता है और सीईओ है उसका सौतेला भाई नाथन, पर सिक्योरिटी उसको अंदर अलाउ करती नहीं। एंड्रयू कहता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ, शायद आप नहीं जानते मुझे। इतने में अनाउंस होता है कि चेयरमैन आ रहे हैं और दोस्तों इस पर सारे सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ चले जाते हैं। अब चेयरमैन जो एंड्रयू का अभी पिता है
है वो आ जाता है। उसके पीछे जेजे भी होता है। वो एंड्रयू को देखकर थोड़ा घबरा जाता है कि ये तो अमेरिका में था, यहाँ पर कैसे आ गया। चेयरमैन के जाने के बाद वो एंड्रयू से मिलता है और उसे खूब डांटता है कि तुम मुझे बिना बताए यहाँ पर कैसे आ टपके। एंड्रयू दोस्तों हंसकर कहता है कि अरे आपने ही तो कहा था कि पढ़ाई खत्म करके कोरिया आ जाना, सो मैं आ गया। जेजे कहता है कि ध्यान से सुनो, अगर किसी को पता चल गया ना कि तुम चेयरमैन के नाजायज बेटे हो तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। एंड्रयू कहता है कि मैं क्या करता बताओ, माँ भी चल बसी, मेरा अमेरिका में कोई नहीं था इसलिए यहाँ पर आ गया। जेजे कहता है कि ठीक है अब आ ही गए हो तो कल इस कंपनी में शैडो एजेंट की पोजीशन के लिए एग्जाम होगा, तुम भी आ जाना। अगर जॉब मिल गई तो तुम चेयरमैन यानी अपने पिता के करीब आ पाओगे। कहकर वो एग्जाम क्वेश्चंस के आंसर भी उसे पकड़ा देता है। अगले दिन कैंडिडेट्स एग्जाम देने आते हैं। पैनी ली को भी वहाँ पर लेकर आती है। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है तो एक लड़की से टकरा जाता है और उस लड़की के बुक्स गिर जाते हैं। वो उसको खूब डांटती है कि इडियट दिखाई नहीं देता क्या, लेकिन उसकी आवाज को सुनकर वो चौंक जाता है क्योंकि ये जीना की आवाज है। असल में उसने बिल्कुल ठीक पहचाना था, लेकिन पहले तो वो देख नहीं पाता था और उसने कभी जीना को देखा ही नहीं था। वो जीना को बहुत देर देखते ही रह जाता है। जीना पूछती है कि आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो, अंधे हो क्या। इतने में एंड्रयू वहाँ पर आ जाता है जो खुद भी एग्जाम देने आया है। वो जीना का नाम पुकार कर कहता है कि अरे आप मुझे छोड़कर क्यों आ गई। यहाँ दोस्तों एक और ट्विस्ट सामने आता है कि जीना ने अपना नाम बदल लिया था और उसी नाम से एंड्रयू से पुकारता है। और अब ली और कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि आवाज तो एकदम जीना की लग रही है, लेकिन एंड्रयू ने उसे किसी दूसरे नाम से पुकारा। तो इतने में जीना एंड्रयू पर बरस पड़ती है कि तुम होते कौन हो मेरे साथ घूमने वाले, जान पहचान हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे हाथ में हाथ डालकर चलूं, जाओ यहाँ से। ये करके वो एंड्रयू को डांट कर भगा देती है। अब दोस्तों ली को लगता है कि शायद इसकी आवाज जीना जैसी है, पर ये कोई और ही होगी। जीना भी ली को नहीं पहचान पाती क्योंकि ली ने अपने चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी जो करवाया था। यहाँ से सीधे एग्जाम हॉल को दिखाते हैं जहाँ ली, जीना और एंड्रयू तीनों एग्जाम दे रहे होते हैं। अब क्योंकि एंड्रयू को तो सारे आंसर्स पहले से मिल चुके थे, वो फटाफट लिख रहा होता है। ली भी जल्दी खत्म कर लेता है, लगता है उसने बहुत अच्छे से तैयारी की थी। ली बाहर आता है तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है जो एग्जाम देने आई है। बारिश की वजह से वो बाहर नहीं जाती। तब ली छाता खोलता है और कहता है चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, पर वो बात नहीं करती और बारिश में चली जाती है। इस पर एंड्रयू आकर कहता है कि सिर्फ लड़कियों को छाता देते हो क्या, मेरे साथ भी जरा शेयर कर लो। कहकर वो ली के साथ छाते के अंदर आ जाता है और दोनों वहाँ से निकलते हैं। अब एक तरफ तो ली को उस पर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। अगले सीन में दिखाते हैं कि एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और जीना पास भी हो गई है। वो रोने लगती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो पास हो जाएगी। फिर खुशी के मारे वो नाचने लगती है। यहाँ कंपनी के चेयरमैन का बेटा यानी नाथन, उसका असिस्टेंट और जेजे की मीटिंग होती है। असिस्टेंट कहता है कि मुझे खबर मिली है कि हम जिस नई जॉब के लिए हायरिंग कर रहे हैं उसमें कुछ स्पाइस भी थे जिन्होंने एग्जाम दिया था और हमें किसी तरह उनको इंटरव्यू से निकालना होगा, इसलिए हमें लाई डिटेक्टर टेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सुनकर बस दोस्तों जेजे घबरा जाता है क्योंकि अगर एंड्रयू पकड़ा गया तो जेजे तो बुरी तरह फंस जाएगा। यहाँ से दिखाते हैं कि इंटरव्यू होने वाला है और ली, जीना और एंड्रयू और वो नई लड़की जिसका नाम रोशी है, ये सब इंटरव्यू के लिए आते हैं। सबसे पहले रोशी का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि क्या तुम एक देशभक्त हो। वो कहती है हाँ। लाई डिटेक्टर में दिखाता है कि वो सच बोल रही है। अगला सवाल होता है कि तुम इस कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहती हो। रोशी कहती है ये कंपनी हमारे देश की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है और इस कंपनी को ज्वाइन करके मैं इसे और आगे बढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस देश की उन्नति में मेरा अहम योगदान रहे। लाई डिटेक्टर भी दोस्तों यही दिखाता है कि ये सच बोल रही है और इस आधार पर वो रोशी को सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जीना की बारी आती है। वो थोड़ा डर रही होती है क्योंकि उसने अपना नाम चेंज कर लिया था, लेकिन वो पूछते हैं कि तुम्हारा इस कंपनी को ज्वाइन करने के पीछे क्या मकसद है। जीना सच बता देती है कि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए मैं इस नौकरी के लिए आई हूँ। लाई डिटेक्टर में भी ये क्लियर हो जाता है। जेजे पूछता है कि तुम्हारा चेहरा मुझे देखा देखा सा लग रहा है, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं क्या। अब अगर दोस्तों जीना ना कहेगी तो लाई डिटेक्टर पकड़ लेगा। तो वो कहती है कि हाँ मैं आपसे कई बार मिली हूँ, आप एक लॉयर है ना, मैं कोर्ट में आपसे मिली हूँ। ये भी सही जवाब है। फिर वो पूछते हैं कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई थी ना। अब जीना अपने पापा के बारे में सोचने लगती है। असल में उस दिन जब जीना लैब में बेहोश होकर गिरी थी ना तो उसके पापा ने उसको बचाया था, लेकिन वो खुद इन्फेक्ट हो गए थे जिस वजह से कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। ये सब कुछ सोचते हुए जीना कहती है हाँ मेरे पापा चल बसे, अब मैं अपने भाई की देखभाल करती हूँ, इसलिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तो लाई डिटेक्टर दिखाता है कि ये भी सच है और वो जीना को कर लेते हैं सिलेक्ट। फिर बारी आती है दोस्तों एंड्रयू की। उसको देखते ही जेजे की हालत खराब हो जाती है क्योंकि अगर ये यहाँ कोई उठपटांग जवाब देगा तो बस पकड़ा जाएगा। ऊपर से वो चेयरमैन का नाजायज बेटा ही नहीं, यहाँ बैठे नाथन का सौतेला भाई भी है। नाथन पूछता है तुम तो अमेरिका में पढ़े हो राइट, फिर कोरिया में नौकरी क्यों करना चाहते हो। एंड्रयू कहता है मेरी माँ यहीं से है, लेकिन मेरे पिता ने मुझे और मेरी माँ को अमेरिका भेज दिया, हमें कभी देखने तक नहीं आए। मेरी माँ चल बसी तो मैं यहाँ पर वापस आ गया। नाथन पूछता है तो क्या तुम अपने पिता से बदला लेना चाहते हो। जेजे चौंक जाता है कि अब ये क्या कहेगा, पर एंड्रयू कहता है कि हाँ मैं बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें ठेस पहुंचाकर नहीं बल्कि एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी ज्वाइन करके उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना काबिल हूँ। ये भी एक तरह का बदला ही है। लाई डिटेक्टर भी दोस्तों इसको क्लियर कर देता है। उन्हें एंड्रयू का जवाब काफी इंप्रेस कर देता है और वो उसको कर लेते हैं सिलेक्ट। चलिए अब ली की बारी आती है तो वो सबसे पहले जेजे को देखकर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन शांत बैठा होता है। नाथन उसके सर्टिफिकेट्स देखकर कहता है तुम्हारा नाम इसमें कुछ बदला सा लग रहा है। अब ली को सच बताना पड़ेगा, लेकिन वो अलग ही ढंग से सच बताता
बताता है। कहता है बचपन में एक दुर्घटना में मैं लगभग मर गया था पर मैं जिंदा बच गया। मुझे लगा कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे नाम की वजह से, इसलिए मैंने अपना नाम चेंज कर लिया और अमेरिका जाकर खूब पढ़ाई की। अब मैं अपने देश लौटा हूँ इस उम्मीद से कि एक अच्छी कंपनी में जॉब करके लाइफ में आगे बढ़ूंगा। आखिर दोस्तों ली भी सिलेक्ट हो जाता है। तो अब सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए दूसरी जगह भेजा जाता है। ली के पास अपना एंड्रयू बैठा होता है और जीना दूसरी सीट पर बैठी होती है। सब बड़े खुश दिखते हैं। एंड्रयू जीना को ही देख रहा होता है तो ली कहता है मुझे घूर क्यों रहे हो तुम? एंड्रयू कहता है तुम्हें कौन घूर रहा था, ऐसी भी खूबसूरती नहीं है तुम में कोई। ली भी कह देता है कि तेरा चेहरा देखकर लगता नहीं कि तू अपने दिमाग के बल पर एग्जाम पास किया होगा। हाँ, एंड्रयू कहता है मेरा चेहरा ही ऐसा है, लेकिन देख लेना तुम एग्जाम में मैं फर्स्ट आऊंगा। फिर वो ट्रेनिंग वेन्यू पहुंच जाते हैं जो कि एकदम बिग बॉस का घर होता है। दोस्तों जीना पूछती है क्या लेडीज जेंट्स सब साथ रहेंगे यहाँ पर? इंचार्ज कहती है हाँ, लेकिन बाथरूम अलग अलग होंगे और ट्रेनिंग खत्म होने तक तुम लोग यहीं पर रुकोगे। 4 बजे सबकी एक मीटिंग होगी, फ्रेश होकर आ जाना। ये लोग भी तैयार होकर आ जाते हैं। अब ये है इस कंपनी का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर जिसका नाम है मोजो। यही इनको ट्रेन करने वाला है। दोस्तों वो बताता है कि शैडो एजेंट का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेनिंग के अंत में आप में से हम सिर्फ 3 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, इसलिए सबको अपना बेस्ट देना होगा क्योंकि हम बेस्ट 3 को ही सिलेक्ट करेंगे। फिर वो स्क्रीन पर एग्जाम की रैंकिंग्स दिखाते हैं तो नंबर 1 पर होता है एंड्रयू, 2 पर होता है ली और जीना 40th नंबर पर यानी लास्ट रैंक पे। एंड्रयू ली को एक नजर देख लेता है कि देखा मैंने कहा था ना कि मैं फर्स्ट आऊंगा। मोजो कहता है कि देखो जो फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग दोनों में फर्स्ट 3 रैंक में आएंगे उनको ही हम सिलेक्ट करेंगे। फिर सभी अपने रेजिडेंस में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सबको जल्दी उठा दिया जाता है और फिजिकल ट्रेनिंग हो जाती है शुरू। लेकिन ली और एंड्रयू तो जमकर ट्रेन होते हैं लेकिन जीना उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। हर एक्टिविटी में वो लास्ट आती है। रोशी भी काफी अच्छा कर रही होती है। दूसरी ओर जेजे फिजिकल ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस को देख रहा होता है और ली को देखकर उसे चिढ़न होती है कि ये कौन है जो हर एक्टिविटी में फर्स्ट आ रहा है। वो कैसे भी करके अब ली को बाहर और एंड्रयू को फर्स्ट करवाना चाहता है। इसके लिए दोस्तों वो एक प्लान बनाता है। तो होता यह है कि शाम को सभी आराम कर रहे होते हैं तो ली अपना सूटकेस खोलता है जिसमें एक नया पेन होता है। ली की समझ में आता नहीं कि ये किसने रखा होगा। वो पेन को खोलता है तो अंदर कैमरा होता है। अब यहाँ ली को कुछ गड़बड़ लगती है लेकिन इतने में जेजे कुछ आदमियों को लेकर वहाँ पर आ जाता है। ली समझ आता है कि उसे ट्रेनिंग से निकालने के लिए उसका अंकल जेजे ही ये चाल चल रहा है। जेजे कहता है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर कोई स्पाई है, सब अपनी चीजें वैसे की वैसे रख दो और दूर हटो। हमें चेक करना है कि कोई अपने साथ कुछ कैमरा वगैरह लेकर तो नहीं आया। अब ली पेन को छुपाना चाहता है लेकिन इतने में चेकिंग शुरू हो जाती है और वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। मतलब दोस्तों जेजे ने ही ली के सूटकेस में पेन छुपाया था ताकि ली को स्पाई बताकर वो इसे ट्रेनिंग से निकाल दे। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह जेजे ने ली को ट्रेनिंग से निकालने के लिए उसके सूटकेस में कैमरा वाला पेन रख दिया और उसकी तलाशी करके वो खुद अपने आदमियों को लेकर भी आया था वहाँ पर। ली का सूटकेस खोलने पर वो पेन होता है जिसको देखकर सभी चौंक जाते हैं कि क्या सच में ली एक स्पाई है। ली कहता है देखो ये मेरा पेन नहीं है, किसी ने जानबूझकर मेरे सूटकेस में ये रख दिया है। लेकिन दोस्तों जेजे नहीं मानता और उसे खींचकर अलग लेके जाता है। यहाँ एंड्रयू को लगता है कि मेरा इकलौता और काबिल कॉम्पिटिटर सिर्फ ली था, ये भी गया तो ट्रेनिंग एकदम बोरिंग हो जाएगी। अब जेजे दोस्तों ली को एक कमरे में ले जाकर पूछता है कि सच बताओ तुम सच में एक स्पाई हो ना, किस देश से आए हो तुम बताओ। पर ली एकदम शांत होकर कहता है कि अरे मैं स्पाई नहीं हूँ, किसी ने मुझे फंसाने के लिए उस पेन को मेरे बॉक्स में रखा होगा। देखिए अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो मुझे फोन दे दीजिए, मैं एक नंबर लगा कर दूंगा, आप उनसे बात कीजिए। लेकिन जेजे तो फैसला ही कर चुका था कि ली को निकालना ही है। वो कहता है कि मैं किसी को कॉल नहीं करूंगा, मैंने तुम्हें ट्रेनिंग से निकालने का पूरा फैसला कर लिया है बस। और दोस्तों ये सारी चीजें इनका ट्रेनर मोजो देख रहा होता है। वो कहता है कि उसे फोन दे दो, देखते हैं वो किसे कॉल करता है। एंड जेजे भी अब कुछ नहीं कर पाता और आखिर वो ली को एक फोन दे देते हैं। दूसरी ओर पैनी को दिखाते हैं जो कि इस कंपनी के चेयरमैन की वाइफ यानी नाथन की मां के साथ होती है। असल में इस कंपनी का नाम है डोडो ग्रुप। चेयरमैन की वाइफ बहुत ही भली औरत है और पैनी का इनके साथ उठना बैठना रहता है। असल में पैनी एक आर्ट गैलरी चलाती है जहाँ एक खास पेंटिंग वो इन्हें फ्री में देने की बात कर रही होती है। तभी उन्हें कॉल आता है। असल में इन्हीं को दोस्तों ली कॉल करना चाहता था। लगता है पैनी ने इनकी ली से पहचान करवाई थी और वो ली से बहुत इम्प्रेस भी हो चुकी थी। वो कॉल उठाकर पूछते हैं कि बोलो बेटा कैसे हो तुम। ली कहता है कि मैडम डोडो ग्रुप में मुझे स्पाई बताया जा रहा है और मुझे ट्रेनिंग से निकालना चाहते हैं ये लोग, आप प्लीज जरा उनको बताइए कि मैं स्पाई नहीं हूँ। हाँ हाँ बेटा मैं जरूर कहूंगी। कौन है वो बेवकूफ जो तुम्हें स्पाई कह रहा है, बताओ जरा, फोन दो उसको। एंड दोस्तों ली भी जेजे को फोन देता है। जेजे तो चौंक जाता है कि ली की इतनी ऊंची पहुंच है। चेयरमैन की वाइफ कहती है देखो वो बहुत ही नेक लड़का है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो स्पाई नहीं है और आइंदा उसे कभी परेशान मत करना। दोस्तों ये सीन तो देखने लायक होता है। जेजे की यहाँ पर बोलती बंद हो जाती है और ओके मैडम कहकर वो कॉल कट कर देता है। फिर ली से कहता है कि ठीक है अब मुझे तुम पर विश्वास हो गया है कि तुम स्पाई नहीं हो। दोस्तों यहाँ से फिर अगले दिन से ट्रेनिंग और भी सख्त होने लग जाती है। रनिंग, पुशअप्स, कराटे वगैरह होते हैं। पर जीना इस फिजिकल ट्रेनिंग के लिए काफी कमजोर साबित होती है। हर जगह मार खाती है बेचारी। एक दिन लंच के टाइम में उसका हाथ इतना दुखता है कि वो खाना तक नहीं खा पाती। उसे गुस्सा आ जाता है और वो उठकर भाषण देने लग जाती है कि शैडो एजेंट के लिए इतनी सख्त ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, ये लोग खामखा हमें टॉर्चर कर रहे हैं।
है, हमें मोजो से बात करनी चाहिए कि इस तरह मिलिट्री ट्रेनिंग देकर हमारे हाथ पैर न तोड़वाएं। पर वो नोटिस नहीं करती कि खुद मोजो वहाँ पर आ गया। ली उसे इशारा करता है कि अरे यार उधर देखो कौन आ गया, देखो ना। तब जाकर जिना मुड़ती है और मोजो को देखकर बेचारी डर जाती है, पर कहती है कि हम सभी सोच रहे हैं कि ये ट्रेनिंग बहुत हार्ड है, हालांकि ऐसी ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। मोजो सबसे पूछता है कि क्या हमें ये हार्ड ट्रेनिंग रोक देनी चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? सब चुप रहते हैं क्योंकि ली इस ट्रेनिंग में बेस्ट है, तो वो ली से भी पूछता है कि क्या शैडो एजेंट के लिए ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों ली जरा सोचकर कहता है कि जरूरत तो नहीं है। अब जिना का चेहरा खिल जाता है कि चलो कोई तो मुझे सपोर्ट कर रहा है, पर तभी ली उठकर कहता है कि काम के लिए फिजिकल ट्रेनिंग की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत है, और इस फिजिकल ट्रेनिंग से हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा, इसीलिए हमें ये ट्रेनिंग करनी चाहिए। बस यहाँ जिना की दोस्तों एक तरह से इंसल्ट हो जाती है। मोजो कहता है बहुत बढ़िया, सुन लिया, अगर तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी तो कोई बात नहीं, तुम अभी वापस जा सकती हो। जिना कहती नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं आप लोग, तो मैं कर लूंगी। यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग को दिखाते हैं जिसमें इन्हें टीम्स में कुकिंग करना होगा। मोजो कहता है कि तुम लोग अपनी टीममेट्स खुद चुन सकते हो, ये तुम पर फ्री है। अब पीछे के रो के सारे लोग फर्स्ट रो के किसी न किसी के पीछे खड़े हो जाते हैं। ली रोशी के पीछे खड़ा हो जाता है। ओके, अब सब मुड़कर अपनी टीममेट्स को देख लो। जिना मुड़कर देखती है तो उसके पीछे ओहो कोई नहीं होता। दोस्तों जिना कहती है भगवान क्या मुझ पर किसी को भरोसा ही नहीं रहा क्या? मोजो कहता है कि एक टीम में 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, कुछ लोग जिना की टीम में आ जाओ, और कोई रास्ता ना पाकर एंड्रयू जिना की टीम में आ जाता है। कुकिंग होती है शुरू। ली रोशी से पूछता है कि तुम तो बड़ी अच्छी कुक होगी है ना? रोशी कहती है मैं नूडल्स अच्छा बना लेती हूँ बस। अरे वो सब तो अच्छा ही बना लेते हैं, क्या तुम्हें फिश चिकन वगैरह ये सब कुक करना आता है क्या? वो कहती है ये सारी चीजें क्या होती है? और दोस्तों इस पर सभी हंस देते हैं। दूसरी ओर जिना को दिखाते हैं जो शायद कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट लगती है। वो जल्दी जल्दी काम कर रही होती है। ये देखकर तो ली की टीम सोचती है कि शायद हमने गलती कर दी, हमें जिना की टीम में पहले चले जाना चाहिए था। कुकिंग के नाम पर ये लोग मजे भी कर रहे होते हैं। फिर मोजो और इंचार्ज खाना टेस्ट करने आते हैं। ली की टीम का खाना तो जला हुआ होता है। आखिर में वो जिना की टीम का डिश टेस्ट करते हैं तो भाई लाजवाब होता है ये। इस कुकिंग राउंड में जिना की टीम विनर घोषित हो जाती है। अगले दिन की बात है, जे एंड्रयू से मिलता है और कहता है कल एक और एग्जाम होने जा रहा है, उसमें भी तुम्हें फर्स्ट आना है, और ये कहकर वो उसे आंसर्स भी देता है। पर दोस्तों एंड्रयू को ऐसा करना अच्छा नहीं लगता और कहता है देखो मैं चीटिंग नहीं करना चाहता, बल्कि मैं अपनी काबिलियत से आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जे तो उसका ब्रेन वॉश करता है, अरे अगर एग्जाम में फर्स्ट नहीं आए तो अपने पिता के करीब नहीं जा पाओगे और वो तुम्हें देखेंगे तक नहीं। इस पर वो आंसर्स को ले लेता है। एग्जाम होता है और उसका रिजल्ट भी दिखाया जाता है। एंड्रयू फिर फर्स्ट आ जाता है और ली सेकंड, जबकि 40th रैंक से 30th रैंक पर जिना पहुंच जाती है। वो थोड़ा खुश होती है कि चलो मैंने कुछ इंप्रूवमेंट तो किया, पर ली को लगातार एंड्रयू पर शक होता है। वो पूछ लेता है कि भाई हम सब बहुत पढ़ाई करते हैं तब जाकर अच्छे नंबर लेकर आते हैं, पर तुम तो हमेशा आराम से बैठे रहते हो, तुम फर्स्ट आ कैसे जाते हो? एंड्रयू तो दोस्तों उसको चिढ़ाता है कि अरे जीनियस लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो आराम से सब कुछ कर लेते हैं, कहकर वो चला जाता है। लेकिन ली का शक और मजबूत हो जाता है ये सुनकर। नेक्स्ट होता है कराटे। एंड्रयू के साथ एक लड़की फाइट करने आती है, लेकिन लगता है उसे एंड्रयू पसंद है, इसलिए वो जानबूझकर हट जाती है। फिर रोशी के साथ लड़ने के लिए एक लड़का आता है, पर रोशी उसको 2 मिनट में उठाकर पटक देती है। लगता है ये मार्शल आर्ट्स में भी ट्रेंड है, लेकिन फिलहाल इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता यहाँ पर। अब ली और जिना की लड़ाई होती है। ली जिना को कमजोर समझकर उसको धीरे से अटैक करता है, लेकिन वो तो ली को ही उठाकर दीवार पर पटक देती है। अब ली को गुस्सा आता है और फिर दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ने लग जाते हैं। दूसरी ओर पैनी को दिखाते हैं जो अपने अगले प्लान के लिए जेजे के करीब जाने की कोशिश करती है। वो गोल्फ क्लब में जेजे से बात करने लगती है, लेकिन वो ठीक से जवाब नहीं देता। तब वो दूसरे स्लॉट पे जाकर गोल्फ खेलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पोज देखकर जेजे समझ जाता है कि इसे गोल्फ खेलना नहीं आता। वो पास जाकर उसे स्टिक पकड़ना सिखाता है। पैनी कहती है बहुत बढ़िया सर, आप ही मुझे गोल्फ सिखाइए ना। अब जेजे वहाँ के एक स्टाफ को बुलाकर कहता है कि मैडम को जरा तुम ट्रेन करो, कहकर वो चला जाता है। पैनी समझ जाती है कि जेजे को अपने मुट्ठी में करना उतना आसान नहीं है। यहाँ से सीधे कोर्ट को दिखाते हैं, जहाँ डोडो ग्रुप और दूसरी कंपनी का केस चल रहा होता है, क्योंकि इन कंपनीज का पेटेंट किसी ने रिलीज कर दिया था। उसकी लाइव वीडियो इन्हें दिखाई जाती है और जेजे कहता है कि पहली हियरिंग के बाद फिलहाल इस केस में हमारी कंपनी जीतने की पोजीशन में है, पता नहीं हमारा पेटेंट किसने रिलीज कर दिया। लेकिन दूसरी हियरिंग में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे किसी रिसर्च स्टाफ ने दूसरी कंपनी को हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। उसकी कॉपी मेरे हाथ में है। इसमें ये साफ साबित होता है कि हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स को हमने इम्प्रोवाइज करके मार्केट किया है। अगर ये कोर्ट में साबित हो गया तो सेकंड हियरिंग में हम हार जाएंगे। अब तुम्हारा काम है कि तुम इस केस को स्टडी करो और सेकंड हियरिंग के लिए कोई प्लान बनाओ जिससे हम जीत जाएं। वो कई सवाल करते हैं कि अगर हमारे लैब के किसी रिसर्चर ने उन डॉक्यूमेंट्स को लीक किया था तो क्या उसे किसी ने इस काम के लिए पैसे दिए थे, और अब वो रिसर्चर कहाँ है जिसने ये काम किया था? जेजे कहता है कि पता नहीं वो कहाँ पर है। पहाड़ी इलाके में जब वो कार में जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया, कहकर वो एक वीडियो फुटेज दिखाता है। वो पूछते हैं क्या उसकी लाश मिली थी? जेजे कहता है नहीं, हाई स्पीड में जाकर उसने एज पर गाड़ी मोड़ी और सडन ब्रेक मारा, इस वजह से उसकी गाड़ी नीचे गिर गई और लगता है नदी के बहाव में उसकी लाश कहीं और चली गई। खैर अब तुम लोगों को अलग अलग टीम्स में काम करना है और सेकंड हियरिंग के लिए तैयारी करनी है ताकि फैसला कंपनी के पक्ष में हो। यहाँ मोजो बताता है कि जो टीम इसमें अच्छा परफॉर्म करेगी उन्हें बोनस पॉइंट्स भी मिलेंगे। सभी अपने अपनी टीम्स बना लेते हैं, लेकिन जिना को कोई अपनी टीम में नहीं लेता तो वो खुद एंट्री की टीम को ज्वाइन कर
लेती है। लेकिन दोस्तों वो कुछ ज्यादा ही अकड़ रहा होता है तो जिना चिढ़कर ली की टीम में आ जाती है। पर इस टीम में शेरिल नाम की लड़की होती है जो ली से कहती है ये लोकल स्कूल में पढ़कर यहाँ आई है क्या, इसे टीम में लेना एकदम बेकार होगा। लेकिन ली कहता है कोई बात नहीं, उससे भी हम टीम में ले लेते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जीना को गुस्सा आ जाता है और कहती है मुझे किसी की टीम में नहीं रहना, मैं अकेले इस केस को स्टडी करके रिपोर्ट बना लूंगी। कहकर वो लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ ऐसे बुक्स उठाती है जिनमें इस तरह के केसेस की डिटेल्स होती है। ली और एंड्रयू कहते हैं कि हमें भी बुक्स चाहिए। जीना कटकर कहती है कि मैं पढ़कर लौटाऊंगी, तब उठा लेना तुम लोग। दूसरी ओर जे चेयरमैन के घर आता है। चेयरमैन का सिक्योरिटी कहता है कि चेयरमैन सेकंड हियरिंग को लेकर टेंशन में है, ध्यान से बात करना। जे अंदर जाता है तो चेयरमैन खाना खा रहा होता है। वहाँ किमी भी होती है जिसके साथ जे का अफेयर है दोस्तों। असल में किमी चेयरमैन की रिश्तेदार है, इसलिए वो यहाँ पर आई हुई है। चेयरमैन अब जे से पूछता है केस कैसा चल रहा है। जे कहता है कि सेकंड हियरिंग में हमारे जीतने के 50% चांसेस हैं। अब चेयरमैन गुस्से में कहता है कि वो सब मैं नहीं जानता, तुम कुछ भी करो, मेरी कंपनी को इस केस में जीतना है बस। पर चेयरमैन की वाइफ को चेयरमैन का ये बर्ताव ठीक नहीं लगता और वो बड़े प्यार से जे से कहती है तुमने खाना तो नहीं खाया होगा, आ जाओ हमारे साथ डिनर करो। पर चेयरमैन अपनी वाइफ पर भड़क जाता है क्योंकि वो अपने से कम दर्जे वालों के साथ बैठकर खाना पसंद नहीं करता दोस्तों। जे बहुत ही इंसल्टेड फील करता है लेकिन कहता है शुक्रिया मैडम पर मुझे भूख नहीं है। और यहाँ तो किमी को भी चेयरमैन पर गुस्सा आ जाता है, वो भी बिना खाए उठकर चली जाती है। यहाँ दोस्तों जैसा कि ली को एंड्रयू पर शक था तो वो हर वक्त उस पर नजर रखता है। एंड्रयू को एक कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करता है। ली के कान तो बहुत तेज है, ये तो हम जानते हैं, तो उसे उस आदमी की आवाज भी आती है जो फोन पर एंड्रयू से बात कर रहा है मतलब, और वो आवाज होती है जे की। जे एंड्रयू से अकेले में मिलना चाहता है और अब ली सोच में पड़ जाता है कि जे एंड्रयू से क्यों मिलना चाहता है। यहाँ से दिखाते हैं कि जे और एंड्रयू एक जगह बैठे होते हैं। जे एंड्रयू को एक पेन ड्राइव देकर कहता है कि इसमें इस केस की कुछ डिटेल्स हैं। दरअसल हमें आइवन नाम की कंपनी पर शक है कि उसी ने हमारा पेटेंट रिलीज करवाया। तुम इस बात को अपनी रिपोर्ट में लिखोगे तो बाकी टीम से तुम आगे निकल पाओगे। ली कुछ दूर पर बैठा होता है और उनकी बातें साफ साफ सुन रहा होता है। वो तुरंत आइवन कंपनी की डिटेल्स को सर्च करने लगता है। दूसरी ओर रोशी को दिखाते हैं जो जॉगिंग करके एक बेंच पर बैठी होती है। उसके पास एक आदमी बैठा होता है जिसने चश्मा पहना है। रोशी उसे कहती है मुझे तो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी में भी ऐसी सख्त ट्रेनिंग नहीं मिली जो यहाँ पर मिल रही है। मतलब दोस्तों रोशी NIA के लिए काम करती है और किसी मकसद के साथ ही वो इस कंपनी को ज्वाइन करने आई है। वो आदमी कहता है कि जो भी हो तुम सावधान रहना, वैसे इस आइवन कंपनी का नाम बीच में आ रहा है इसमें, उसके बारे में भी तुम रिसर्च कर लो। इस तरह वो रोशी को कुछ हिंट देकर चला जाता है। यहाँ ली की टीम और एंड्रयू की टीम एक दूसरे को चुनौती देती है कि इस केस रिपोर्ट में तो हम ही जीतेंगे। एंड्रयू तो कहता है कि अरे मेरे पास एक स्पेशल स्ट्रेटेजी है जिसके जरिए मेरा जीतना 100% कंफर्म है। ली कहता है अरे दिन में सपने मत देखो, मेरी टीम ही जीतेगी समझे, कहकर वो चला जाता है। लेकिन तब शेरिल जो कि ली की टीम में है वो मुड़कर एंड्रयू को देखकर हंसने लग जाती है। लगता है वो एंड्रयू को पसंद करती है। एंड्रयू भी इस बात को नोटिस कर लेता है। वो शेरिल को अकेले में बुलाकर कहता है देखो जीतूंगा तो मैं ही, कुछ भी हो जाए, अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं अपने रिपोर्ट में तुम्हारा भी नाम लिखूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तुमने ही दिए थे, क्या कहती हो। और दोस्तों शेरिल जो पहले से एंड्रयू पर फिदा है वो ली की रिपोर्ट के बारे में उसको बहुत कुछ बता देती है। वो कहती है कि ली को शक है कि असल में वो स्टाफ कार एक्सीडेंट में नहीं मरा था बल्कि उस स्टाफ ने जानबूझकर ऐसी सेटिंग की थी। यहाँ से सीधे ली और रोशी को दिखाते हैं। ये दोनों उसी जगह जा रहे होते हैं जहाँ उस स्टाफ का एक्सीडेंट हुआ था और जो वीडियो फुटेज में दिखाया गया था। ली जानना चाहता है कि उस आदमी की कार किस तरह उलटकर नीचे नदी में गिरी होगी। वो तेज चलाता है और उसी जगह पे कार को उस तरह घुमाता है और ब्रेक मारता है, लेकिन कार फैन से टकराती ही नहीं, यानी उस स्टाफ ने जानबूझकर अपनी कार को नीचे गिराया होगा। वो एक्सीडेंट तो नहीं था बल्कि उस स्टाफ की कोई चाल थी। ली दोस्तों ये सब कुछ कह रहा होता है लेकिन तभी पीछे से कार तेजी से आ रही होती है। लगता है वो कंट्रोल खो चुकी है एंड वो सीधे आकर ली की गाड़ी को टक्कर देकर रुक जाती है। उसके अंदर से निकलती है जीना। असल में ली की तरह जीना को भी शक हो गया था कि ये उस स्टाफ की कोई चाल थी, असल में ये एक्सीडेंट नहीं था। जीना को भी यही सोचता है, इसलिए वो भी प्रैक्टिकली चेक करने आ गई थी कि इतनी स्पीड के साथ अगर कोई इस जगह गाड़ी घुमाएगा तो गाड़ी नीचे गिरेगी या फिर नहीं। असल में जीना ने बहुत सारे बुक्स रेफर किए थे जिनके आधार पर वो इस नतीजे पर पहुंची थी। तभी पीछे एक और गाड़ी में एंड्रयू आता है। वो कहता है ली प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लो यार, मुझे भी लगता है कि वो स्टाफ मरा नहीं और मुझे डर है कि इस बार मैं तुमसे हट जाऊंगा, प्लीज क्या तुम मुझे अपनी टीम में ले लोगे। ली पूछता है ये तुम क्या कह रहे हो। जवाब में एंड्रयू पूछता है तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कह रहा हूँ। नदी में गिरी थी। एंड्रयू तो ली को चिढ़ाने लगा था कि मुझे डर है कि मैं हारने वाला हूँ, प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लो। सब वहाँ से नीचे देख रहे होते हैं। असल में इन सबको लगता है कि स्टाफ ने एक्सीडेंट जैसी सेटिंग की और अपनी गाड़ी को खुद पानी में धकेला जिससे सबको ये लगे कि वो मर चुका है। असल में उस स्टाफ ने डोडो ग्रुप के रिपोर्ट्स को उनके कॉम्पिटिटर को बेच दिया था, इसीलिए ये लोग उसकी मौत की तहकीकात में लगे हुए हैं। और अब इनको शक है कि अगर वो नीचे गिरा भी होगा तो ज्यादा दूर स्विम करके तो नहीं जा पाया होगा और जरूर किसी न किसी वीडियो फुटेज में जरूर दिखेगा वो। खैर अब ये लोग मोजो के पास जाकर पूछते हैं कि उस स्टाफ का कोई वीडियो फुटेज है तो दिखाइए, हमें पता तो चले कि वो दिखता कैसा था। तो दोस्तों वो भी इन्हें उसका फुटेज दिखाता है जिसमें पता चलता है कि वो कुछ ज्यादा ही गोल मटोल आदमी था। मोजो कहता है कि जो टीम सबसे ज्यादा
डिटेल्स लेकर आएगी उन्हें ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इसके साइज के हिसाब से तो ये स्विम नहीं कर पाया होगा, लेकिन रोशी उस स्टाफ के वॉच को जूम करके देखती है और बताती है कि ये तो वाटर प्रूफ वॉच है जिसे प्रोफेशनल डाइवर्स यूज करते हैं। और यहाँ से सभी चौंक जाते हैं कि इसका मतलब है कि वो जरूर स्विम करके आसपास की किसी जगह पे पहुंचा होगा। जिना कहती है मैं तुरंत उस एरिया को छान मारने जा रही हूँ। लियो से डांटता है कि सबके सामने कहने की जरूरत क्या थी। खैर मैं भी सीसीटीवी कंट्रोल रूम में जाकर देखता हूँ, कहकर दोनों अपनी कार में निकल पड़ते हैं। एंड्रयू क्या पीछे रहने वाला था? अरे कहाँ, वो भी अपनी कार में आ जाता है। जिना सबसे आगे जा रही होती है, लेकिन एंड्रयू और ली बड़ी आसानी से उसे ओवरटेक करके आगे चले जाते हैं। आखिर सभी कंट्रोल रूम पहुंच जाते हैं और उस इलाके के सारे सीसीटीवी के फुटेजेस मांगते हैं। मोजे ने उन्हें पहले से इन्फॉर्म कर दिया था कि ये लोग आ रहे हैं, इसलिए वो इन्हें फुटेज का हार्ड डिस्क दे देते हैं और कहते हैं कि इसको संभाल कर रखना, कहीं कोई वीडियो लीक न हो पाए। तो देखिए दोस्तों अब ये क्या करते हैं, फिर तीनों एक कमरे में बैठकर फुटेजेस को देख रहे होते हैं, पर 100 से ज्यादा फुटेजेस होते हैं। एंड्रयू कहता है कि पहले मैं कुछ फुटेजेस देखता हूँ, तुम दोनों आराम कर लेना, फिर तुम लोग देखना और मैं आराम कर लूंगा। इस तरह करते हैं। ली कहता है कि अच्छा, रंग बदलते भेड़िया को मैं पहचानूंगा नहीं क्या? जो भी हो तीनों मिलकर देखेंगे। जीना और कहती है कि अरे तुम दोनों आराम कर लो, मैं देखती हूँ। पर 2 मिनट में वो बैठी सो जाती है दोस्तों और ली के कंधे पर सर रख लेती है। वो उसे धक्का देता है तो वो सीधे एंड्रयू को कंधे पर लैंड होती है एंड वो भी उसको दूसरी ओर धक्का दे देता है। लेकिन जिना के सपने में ये सीन कुछ इस तरह से चल रहा होता है कि वो दुल्हन की ड्रेस में है और ली और एंड्रयू लड़ रहे हैं कि ये मेरी वाइफ बनेगी, ये मेरी वाइफ बनेगी। आँख खुलती है तो दोनों ने उसके गाल पे हाथ रखकर उसे स्टॉप किया होता है। जिना चिढ़ जाती है कि इन दोनों ने मेरी कदर नहीं की एंड फिर तीनों साथ मिलकर फुटेजेस देखने में लग जाते हैं। कुछ देर में ली और एंड्रयू सो जाते हैं और दोनों के सर जिना के कंधों पर होते हैं। जिना दोस्तों अब अकेले फुटेजेस देख रही होती है। अचानक एक्सीडेंट स्पॉट से लगभग 5 किलोमीटर की दूर पर एक कैमरा था जिसके फुटेजेस में वही स्टाफ दिखता है। उसने डाइवर्ट सूट पहना होता है और वो पानी से निकलकर एक कार में बैठकर चला जाता है। जिना गाड़ी का नंबर भी नोट कर लेती है। अब वो सोचती है कि बेटा तुम दोनों ने मुझे अपनी टीम में नहीं लिया था ना, अब दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। सोचकर वो कार नंबर लेकर चली जाती है और जब रोशी वहाँ पर पहुँचती है तो दोनों को डांटती है कि अरे तुम्हें यहाँ पर सोने के लिए भेजा गया था क्या? है दोनों चौंक कर उठते हैं तो ना तो हार्ड डिस्क होता है और ना ही जिना ने कार का नंबर लिखा होता है। उसने बस एक नोट छोड़ा होता है कि मैंने उस आदमी को देख लिया है और उसकी गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया है, तुम दोनों आराम से सोते रहना, ओके। अब दोस्तों जिना अपने एक फ्रेंड के पास जाती है जो कि पुलिस में है। वो कार नंबर को चेक करता है, ओहो तो पता चलता है ये रजिस्टर्ड नंबर है ही नहीं, इसलिए इस गाड़ी को पता लगाना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि आसपास के इलाके में मैं चेक करवाता हूँ और देखता हूँ ये गाड़ी किसने देखी है या फिर नहीं। यहाँ से सीधे उसी नंबर प्लेट वाली कार को दिखाते हैं जो ब्रिज के नीचे खड़ी होती है दोस्तों। और तब एक आदमी वहाँ पर आता है और गाड़ी के अंदर बैठे आदमी को रॉबिन के नाम से बुलाता है। तभी गाड़ी का ग्लास नीचे उतरता है और उसके अंदर बैठा आदमी कहता है कि मुझे उस नाम से मत बुलाओ, मैंने अपना नाम कब का बदल लिया है तुम्हें पता नहीं है क्या, और मेरा नाम जॉय है। और यहाँ पर रिवील होता है कि रॉबिन ही वो स्टाफ है जिसने अपना एक्सीडेंट का ड्रामा किया था। इसी ने डोडो ग्रुप की रिपोर्ट्स उसके कॉम्पिटिटर को बेची थी। फुटेज में ये मोटा था लेकिन अब लगता है इसने अपना हुलिया ही चेंज कर लिया है और ये आदमी जो उससे बात कर रहा है ना, ये डोडो ग्रुप के कॉम्पिटिटर कंपनी का लॉयर है दोस्तों, जिसका नाम है चार्ल्स। इसी ने रॉबिन को पैसे देकर डोडो ग्रुप के रिपोर्ट्स को इलीगली खरीदा था। अब वो भी रॉबिन को एक मोटी रकम देकर कहता है कि ये एक लास्ट टाइम है, इसके बाद तुम्हारा और मेरा कोई कनेक्शन नहीं होगा, समझे। मुझसे एक और बात याद रखना और पैसों की उम्मीद तो मत करना, गुड बाय। ये कहकर वो रॉबिन को भेज देता है। रॉबिन तो बड़े मजे से पैसे लेकर निकल जाता है और रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर एक कैमरा होता है जो उसकी गाड़ी के नंबर प्लेट को आइडेंटिफाई कर लेता है और तुरंत सारे पुलिस स्टेशंस को अलर्ट मिल जाता है कि ये गाड़ी इस जगह पे है। आखिर दोस्तों पुलिस उसको पकड़ लेती है। जिना का फ्रेंड तुरंत जिना को बता देता है और वो जल्दी से पुलिस स्टेशन की ओर निकलती है। इसी बीच ली और एंड्रयू को लगता है कि जिना जरूरी पूछताछ करने किसी पुलिस स्टेशन में गई होगी, इसलिए वो सियोल के हर पुलिस स्टेशन में जाते हैं। एक पुलिस स्टेशन में जब वो बाहर आते हैं तो जिना वहाँ पहुँच जाती है एंड उन्हें देखकर जिना चौंक जाती है और पूछती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता चला कि उस स्टाफ को अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये दोनों चौंक जाते हैं कि अच्छा वो आदमी अरेस्ट भी हो गया। अरे यार तो क्या मैंने बेवजह अपना मुंह खोल दिया, इन्हें तो पता ही नहीं था। खैर दोस्तों आगे कहती है मैंने ही उस नंबर प्लेट को पता लगाया था, इसलिए पहले मैं जाऊंगी और बोनस पॉइंट्स भी मुझे मिलेंगे। कहकर वो पुलिस स्टेशन को एंटर करने वाली होती है लेकिन ली उसको झट से गले लगा लेता है और कहता है तुम तो मेरी टीम में हो ना, तुम्हारे बिना टीम सूनी सूनी हो गई है, पता है तुम्हें। और ये तो छोड़िए, पीछे से एंड्रयू भी उस पर झपट पड़ता है कि नहीं नहीं तुम तो मेरी टीम की जान हो, पहचान हो, सम्मान हो, सब कुछ तुम हो। जिना दोनों को धक्का देकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है पर वो वहाँ बैठे रॉबिन को देखकर कहती है नहीं 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 ये तो वो आदमी नहीं है, वो तो बहुत मोटा था। पुलिस वाला कहता है कि देखिए वो नंबर प्लेट वाली गाड़ी इन्हीं की है, समझे। फिर वो रॉबिन से पूछता है क्या आपने ये गाड़ी सेकंड हैंड खरीदी थी क्या इस आदमी ने आपको ये गाड़ी बेची थी। कहकर वो रॉबिन को उसी का फुटेज दिखाता है एंड वो भी झूठ बोलता है कि हाँ इसी आदमी ने मुझे गाड़ी बेची थी। वैसे क्या इस आदमी ने कोई जुर्म किया था जो आप पूछताछ कर रहे हैं। अब दोस्तों पुलिस ऑफिसर तो उसका फिंगरप्रिंट लेना चाहता है लेकिन उसकी उंगलियों पर ऐसे घाव होते हैं कि फिंगरप्रिंट लिया ही नहीं जा सकता। रॉबिन कहता है देखिए मैं एक कारपेंटर हूँ इसलिए मुझे ऐसी चोट लगती रहती है। अब पुलिस ऑफिसर कहता है आपने अनरजिस्टर्ड नंबर यूज करके गाड़ी चलाई है, इसलिए जब तक वो आदमी नहीं मिल जाता जिसने तुम्हें ये कार बेची थी तुम्हें लॉकअप में रहना पड़ेगा। और दोस्तों फिर क्या था,
इन तीनों का प्लान हो जाता है फ्लॉप। यहाँ से इनकी क्लास को दिखाते हैं जहाँ जेजे बताता है कि कल शाम तक हर टीम की रिपोर्ट्स हमें मिल जानी चाहिए। हमने डोडो ग्रुप की तरफ से इस केस को एनालाइज किया है। जिस टीम का रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट से मैच करेगा उसे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, वरना उस टीम को कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। असल में जेजे ने पहले से एंड्रयू को पेन ड्राइव में सारे केस डिटेल्स को दे दिया था और जाहिर है एंड्रयू जीतेगा। खैर, इन्हें कल शाम 6 बजे के अंदर अपने रिपोर्ट्स देने होंगे। फिर जिना तो बहुत सारे चॉकलेट्स लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस ऑफिसर्स को दे देती है। इसी बहाने वो पूछ भी लेती है कि इस केस में कुछ और पता चला है क्या। वो कहते हैं कि फिलहाल तो नहीं, पर आपको तो अपनी कंपनी को कल शाम तक रिपोर्ट्स देने हैं ना। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो सबसे पहले आपको ही कॉल करूंगा मैं। दूसरी ओर पैनी को दिखाते हैं दोस्तों, जो आइवन कंपनी के ओनर से मिलने चाहती है। असल में दोस्तों जेजे का प्लान ये है कि वो किमी के पिता नेल की मदद से आइवन कंपनी के ओनर को धमकाकर उसकी कंपनी को खरीदने की सोच रहा है। अगर वो आइवन को खरीदने में सफल हो गया तो उन्हें इस केस में अपने कॉम्पिटिटर के खिलाफ प्रूफ मिल जाएगा और वो इस केस को जीत जाएंगे। लेकिन पैनी आइवन के ओनर से मिलती है और कन्विंस करती है कि आप अपनी कंपनी डोडो ग्रुप को बेचने की बजाय उसके कॉम्पिटिटर को बेचिए, जो आपकी कंपनी का ज्यादा दाम देने के लिए तैयार बैठे हैं। तब ली वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि सर, मैं नेल को अच्छी तरह जानता हूँ। उन्होंने हमें यहाँ भेजा है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप डोडो ग्रुप को अपनी कंपनी ना बेचे। कहकर वो चला जाता है। अब ओनर परेशान हो जाता है कि इससे कैसे पता चला कि मैं कंपनी बेचने वाला हूँ। तब पैनी को एक कॉल आता है। कॉल के बाद वो आइवन के ओनर से कहती है, सर, अगर आप डोडो ग्रुप को अपनी कंपनी बेचोगे तो नुकसान आपका होगा, इसलिए आप उनके कॉम्पिटिटर को अपनी कंपनी बेचिए। और दोस्तों अब आइवन का ओनर नेल के नाम से जरा डर जाता है क्योंकि वो एक पावरफुल पॉलिटिशियन बन चुका था, इसलिए वो डोडो ग्रुप के कॉम्पिटिटर को ही अपनी कंपनी बेचने का फैसला कर लेता है। दूसरी ओर जिना पुलिस स्टेशन में सो गई थी क्योंकि उसे लगता है कि पुलिस किसी भी वक्त सच का पता लगा लेगी और सबसे पहले इस तरह उससे ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसे एक सपना आता है। जब जिना छोटी थी तो एक फायर एक्सीडेंट में उसकी माँ की डेथ हो गई थी। उसके बारे में सोचकर वो नींद में अपनी माँ का नाम ले रही होती है। तब ली वहाँ पर आता है और तब उसको एक बात याद आती है। जब ली देख नहीं सकता था और जिना उसके घर में काम करती थी, तो एक दिन ली ने जिना से पूछा कि तुम कैसी दिखती हो, क्या तुम खूबसूरत हो? जिना ने कहा था नहीं। अच्छा, तो तुम क्या बदसूरत हो? जिना ने कहा कि नहीं, मैं बदसूरत भी नहीं हूँ। और इस पर ली ने कहा था कि क्या मैं तुम्हारे चेहरे को छू सकता हूँ? जिना ने मना किया तो ली ने कहा था इसका मतलब तुम जरूर बदसूरत होगी, इसलिए छूने नहीं दे रही। और तब उस समय जिना ने कहा था कि ठीक है, छू लो। तब ली ने जिना के चेहरे को छूकर फील किया था दोस्तों। अब भी वो जिना का चेहरा टच करने की कोशिश करता है ताकि वो जान पाए कि ये जिना है या नहीं, क्योंकि ये जिना तो यहाँ किसी और नाम से आई है ना, इसीलिए। लेकिन अचानक जिना जाग जाती है और कहती है, क्यों गुरु, तुम्हें भी लॉकअप में बंद होना है क्या? ली कहता है नहीं, मैं तो यूं ही देख रहा था। जिना कह देती है कि ध्यान से सुनो, अगली बार मेरे चेहरे पे हाथ रखने की कोशिश की तो तुम्हारे चेहरे पे मेरी लात होगी, समझे? कहकर वो मूद होने जाती है। तब ली रॉबिन के पास जाता है जो लॉकअप में बंद है और कहता है मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। और वो कहता है मुझे नींद आ रही है, तुम जाओ। अच्छा, तो क्या आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? रॉबिन को दोस्तों गुस्सा आ जाता है। तब ली उसके चश्मे को नोटिस करता है और पूछता है, सर, ये आपने बिना लेंस का चश्मा क्यों पहन रखा है? वो कहता है तुमसे मतलब, जाओ वरना बहुत बुरा होगा। अब यहाँ दोस्तों ली को इन पर शक होने लग जाता है। अगले दिन शाम को सभी अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करने में लगे होते हैं। एंड्रयू तो बिना मेहनत किए जेजे के दिए हुए पेन ड्राइव से डिटेल्स निकाल कर रिपोर्ट बना लेता है और सबसे पहले सबमिट भी करता है। फिर ली की टीम रिपोर्ट देती है तो मोजो कहता है कि तुम इतना लेट क्यों आए? सिर्फ 1 मिनट बचा है, थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मैं रिपोर्ट नहीं देता। तब ली कहता है, सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मोजो कहता है, अगर बहुत जरूरी है तो ठीक है, वरना मेरा टाइम वेस्ट मत करो। ली कहता है कि बात को सुनोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। यहाँ से अगले दिन इनकी दी हुई रिपोर्ट्स के हिसाब से रैंकिंग्स दी जाती है इनको। फर्स्ट रैंक पर फिर से ये एंट्री होता है। जाहिर है उसे कंपनी का रिपोर्ट मिला था, इसी वजह से वो फर्स्ट बार आया है। ली अब दोस्तों 9th रैंक पर चला गया है। जेजे कहता है कि यही फाइनल रिजल्ट है, टॉप 8 रैंक्स को ही अगले पड़ाव पर भेजा जाएगा। लेकिन तब मोजो वहाँ पर आकर कहता है कि देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, ये टेम्पररी रैंकिंग्स है। वैसे असल में कोर्ट में सेकंड हियरिंग के बाद जो रिजल्ट होगा उसके आधार पर मार्क्स भी बदलेंगे, इसलिए ये फाइनल रैंकिंग नहीं है। यह सुनकर जेजे चौंक जाता है और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शाम को ली ने मोजो से एक जरूरी बात कही थी। उसने कहा था कि जेजे एंड्रयू की मदद कर रहा है। उसने कंपनी की रिपोर्ट्स की डिटेल्स एंड्रयू को दे दी। उस समय मोजो पूछता है कि ये तुम कैसे कह सकते हो? ली ने कहा था कि आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो पता चल जाएगा। एंड्रयू की रिपोर्ट आपकी कंपनी की रिपोर्ट से ज्यादातर मिलती जुलती होगी। अगर एंड्रयू ने खुद इन्वेस्टिगेट किया होता तो वो एकदम डिट्टो रिपोर्ट नहीं दे पाता। यही नहीं, मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुना भी था। और दोस्तों इसी वजह से मोजो कह रहा था कि ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। अब जेजे तो उस पर भड़क जाता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम होते कौन? मोजो कहता है मुझे लगता है कि एंड्रयू को चीटिंग करके हर राउंड में फर्स्ट आ जाता है। कोर्ट में सेकंड हियरिंग का फैसला आने दीजिए, फिर अनाउंस करेंगे फाइनल रिजल्ट को। अब एंड्रयू ली को चिढ़ाता है कि क्यों दोस्त, 9th रैंक में जाकर कैसा लग रहा है तुम्हें? पर ली कुछ नहीं कहता दोस्तों, उसको सब पता है। लेकिन अब ली की टीम ठान लेती है कि यहाँ चाहे वो पास हो या फेल, अगर वो थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो असलियत का खुद ब खुद पता लगा सकते हैं और उसी के आधार पर वो कोर्ट का फैसला भी बदल सकते हैं। और इसी इरादे से वो केस को और स्टडी करने लगते हैं। और एंड्रयू की टीम तो जीतने की खुशी में क्लब में यहाँ देखो कितना एंजॉय कर रही है। यहाँ से डोडो ग्रुप के चेयरमैन के घर को दिखाते हैं जहाँ चेयरमैन, उसकी वाइफ और नेल बैठे होते हैं। तो वहाँ पर जेजे और किमी भी आते हैं। असल में चेयरमैन नेल के इन्फ्लुएंस को यूज करके ही आइवन कंपनी को खरीदने जा रहा है।
नील कहता है कि अरे आप फिक्र मत कीजिए, आई-1 कंपनी अब आपकी हुई समझो। पर दोस्तों ये लोग नहीं जानते कि आई-1 का ओनर अपनी कंपनी इनके कॉम्पिटिटर को बेचने वाला है। नील की मदद के बिना ये डीलिंग तो हो नहीं सकती, इसलिए चेयरमैन ने उसे और जेजे को भी इनवाइट किया था। वो सबको अंदर बुलाता है। जेजे तो चौंक जाता है कि इसे तो मेरे पास बैठकर खाने में तकलीफ थी, लेकिन अब मुझे खाने के लिए इनवाइट भी कर रहा है। वाह। चेयरमैन कहता है कि तुम मेरी कंपनी के लॉयर हो और नील ने मुझे बताया कि आई-1 कंपनी को कन्विंस करने में तुम्हारा भी हाथ था, इसलिए ज्यादा मत सोचो, आओ खाना खाते हैं। जेजे बड़ा खुश होता है कि आखिर चेयरमैन ने उसको एक बढ़िया दर्जा दिया। दूसरी ओर ली की टीम बार बार रॉबिन का फुटेज देख रही होती है। अब जीना तो तंग आ जाती है कि बार बार देखने से कुछ ज्यादा तो दिखेगा नहीं इसमें, लेकिन ली कहता है कि अगर मुझे इस आदमी की आवाज मिल जाए तो मैं सच का पता 2 मिनट में लगा लूंगा। असल में दोस्तों ली को शक हो गया था कि जो आदमी लॉकअप में है वही रॉबिन है, जो कि इस वीडियो में है, एंड इस फुटेज में उसकी आवाज तो है नहीं। ली कहता है कि इसमें नहीं है तो क्या हुआ, उस दिन कैफेटेरिया में बैठे लोग उसकी वीडियो बना रहे थे, शायद उनमें से किसी ने वीडियो रिकॉर्ड की होगी और उसकी आवाज भी उसमें जरूर रिकॉर्ड हुई होगी। हीरो कंपनी में जाकर एक स्टाफ से उस दिन का फुटेज ले लेती है जो उस दिन कैफेटेरिया में बैठी थी और रॉबिन के वीडियो बना रही थी। उसमें रॉबिन की आवाज को सुनकर ली को पक्का यकीन हो जाता है कि यही आदमी लॉकअप में है, यानी वही रॉबिन। ली तुरंत पुलिस स्टेशन कॉल करके कहता है कि वही रॉबिन है, उसे छोड़िए मत। पर पुलिस कहती है वही वाले सवाल कि बिना प्रूफ के हम 24 घंटे से ज्यादा उसे स्टेशन में नहीं रख सकते, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। लेकिन उन्हें प्रूफ भी भेजा जाता है तो वो ली को रॉबिन का एड्रेस भेज देते हैं क्योंकि ली उस जगह के पास ही है। वो कहते हैं कि तुम वहाँ पर पहुंचो, हम अभी निकल रहे हैं। इसी बीच रॉबिन दोस्तों अपने घर पहुंचता है। वहाँ जिम के सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। लगता है खूब वर्कआउट करके इसने अपना वेट घटा लिया है। एक ग्लास के पीछे बड़े बॉक्स में बहुत सारा पैसा होता है जो इसे डोडो ग्रुप के कॉम्पिटिटर ने दिया था, एंड वो बॉक्स को उठाकर वहाँ से भागता है, लेकिन ली की टीम वहाँ पर पहुंच चुकी थी और दोस्तों रोशे सीधे उसको मार के गिरा देती है। ली और जीना एकदम शॉक हो जाते हैं कि ओह इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई। वो नहीं जानते कि रोशे तो एनआईए में थी। इससे पहले कि वो कोई सवाल करते रोशे कहती है अरे ये बस मेरी ट्रेनिंग का कमाल है, वैसे फाइटिंग तो कोई भी सीख सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। इस तरह दोस्तों रॉबिन पकड़ा जाता है। अगले सीन में कोर्ट में दिखाते हैं कि इस केस की सेकंड हियरिंग है और शायद फैसला भी सुनाया जाएगा। डोडो ग्रुप का लॉयर यानी जेजे और कॉम्पिटिटर का लॉयर चार्ल्स वहाँ पर आए होते हैं। डोडो ग्रुप के लोग बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, ये सोचकर कि आई-1 कंपनी तो उनकी हो जाएगी, लेकिन दूसरी ओर दिखाते हैं कि आई-1 का ओनर डोडो ग्रुप के कॉम्पिटिटर के साथ डीलिंग साइन कर चुका है। और जब ये खबर नाथन को मिलती है तो वो जेजे को कॉल लगाकर खूब चिल्लाता है कि अगर हम ये केस नहीं जीते तो तुम्हारी नौकरी कहीं समझो, तुम तो कह रहे थे कि आई-1 हमारी होगी पर वो तो हमारे कॉम्पिटिटर को कंपनी बेच रहा है। जेजे की यही धड़कन रुक जाती है और यहाँ कोर्ट में हियरिंग होती है शुरू। अगर आई-1 कंपनी डोडो ग्रुप की हो जाती तो शायद वो इनके सपोर्ट में गवाही देते, लेकिन अब वो भी इनके हाथ से निकल चुका था। अब चार्ल्स कहता है कि डोडो ग्रुप ने हमारी कंपनी के पेटेंट्स को चुराकर अपनी कंपनी के फायदे के लिए यूज किया है, ये रहा प्रूफ, कहकर वो कोर्ट में उस रिपोर्ट को सबमिट करता है जो डोडो ग्रुप के स्टाफ यानी रॉबिन ने पैसों के खातिर चार्ल्स को दिया था। पर जेजे कहता है ये सरासर झूठ है, इन्होंने हमारे स्टाफ रॉबिन को पैसे देकर इस तरह का रिपोर्ट लिखवाया है, हमने इनकी कंपनी के पेटेंट्स नहीं चुराए, हम सब ये समझ रहे थे कि रॉबिन मर चुका है लेकिन वो तो जिंदा है, ये रहा उसका प्रूफ, कहकर वो एक पेन ड्राइव में उसका फुटेज कोर्ट में पेश करता है। चार्ल्स कहता है कि अच्छा वो होगा जिंदा तो इसमें हमें क्या, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने उसको पैसे देकर ये रिपोर्ट लिखवाई, इस बात का कोई सबूत है आपके पास। जज अब जेजे से कहते हैं कि ये एकदम सही सवाल है, क्या आपके पास उसका प्रूफ है। जेजे बिल्कुल चुप रहता है क्योंकि उसके पास इसका कोई प्रूफ है नहीं। प्रूफ न होने की वजह से जज कॉम्पिटिटर के पक्ष में फैसला सुनाने वाले होते हैं कि तभी एंट्री होती है ली की। वो पुलिस को साथ लाया होता है जिन्होंने रॉबिन को अरेस्ट कर लिया था। वो कोर्ट को बताता है कि यही है रॉबिन, फुटेज में मोटा था लेकिन अब वर्कआउट करके फिट हो गया है। उसको देखकर चार्ल्स के पसीने छूट जाते हैं कि इसे लोगों ने पकड़ा कैसे। उसने जेजे से प्रूफ मांगा तो किसी तरह उसे चुप्पी साधनी पड़ी क्योंकि उसके पास प्रूफ नहीं था, और एंड वक्त पर वहाँ ली आया और उसे तब पता चला कि वो गद्दार रॉबिन जिसने डोडो ग्रुप की रिपोर्ट को उनके कॉम्पिटिटर को बेचा था वो पकड़ा गया। तो उसको देखकर चार्ल्स की हालत खराब हो गई थी। इस पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं कि कोर्ट में ली बताता है यही आपको सच बताएगा। रॉबिन के स्टेटमेंट के आधार पर जेजे को भी अपना प्रूफ मिल जाता है क्योंकि रॉबिन के मोबाइल पर चार्ल्स के कॉल करने का प्रूफ होता है। लेकिन अब कहा चार्ल्स कहता है कि अरे ये आप कैसे कह सकते हैं, मैंने उसे किसी और केस के सिलसिले में कॉल किया होगा। लेकिन दोस्तों जेजे जज को रॉबिन का मैसेज दिखाता है जो उसने चार्ल्स को भेजा था कि डोडो ग्रुप के लोग मेरे बारे में पूछताछ शुरू कर चुके हैं, लगता है मैं फंसने वाला हूँ। और चार्ल्स ने रिप्लाई किया होता है कि तुम किसी तरह यहाँ से दूर निकल जाओ, जब सुनवाई पूरी हो जाएगी और इस केस का फैसला हो जाएगा तब हम मिलेंगे। बस दोस्तों ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस साबित हो जाता है। लेकिन रॉबिन कहता है मैंने वो मैसेज भेजा ही नहीं था, जरूर किसी और ने मेरे फोन से भेजा होगा। और उसकी बात पर कहाँ कोई विश्वास करने वाला था। जज भी फैसला सुना देते हैं कि इससे बिल्कुल साफ होता है कि डोडो ग्रुप ने चार्ल्स के क्लाइंट का पेटेंट नहीं चुराया है और इसीलिए हम ये केस डिसमिस कर रहे हैं। आखिर दोस्तों ली की टीम की मेहनत से डोडो ग्रुप ये केस जीत गई और सभी बड़े खुश होते हैं, लेकिन चार्ल्स बड़े गुस्से में बाहर जाता है। अब गार्ड्स रॉबिन को बाहर लाते हैं तो चार्ल्स उसको डांटता है कि तुम पर भरोसा करके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। रॉबिन कहता है लेकिन पर सच में मैंने वो मैसेज भेजा ही नहीं था। यहाँ दोस्तों जेजे ली को शाबाशी देता है कि अगर तुम ना होते तो हम ये केस जीत ही नहीं पाते। वैसे रॉबिन तो कह रहा था कि उसने मैसेज नहीं भेजा, तो क्या तुमने उसके फोन से चार्ल्स को मैसेज किया? हाँ, ली स्माइल करके चला जाता है दोस्तों। तो फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ली ने पुलिस स्टेशन से रॉबिन
रूमेन के फोन की कॉल हिस्ट्री ले ली थी। उसने सारे नंबर्स को मैसेज किया था कि डोडो ग्रुप के लोग मेरे बारे में पूछ रहे हैं, लगता है मैं फंस जाऊंगा। लेकिन सिर्फ एक ही नंबर से रिप्लाई आया और वो था चार्ल्स का नंबर। ली ने दोस्तों अपनी इस चाल की बदौलत डोडो ग्रुप को ये केस जितवा दिया था। उसकी समझदारी देखकर जेजे भी बड़ा इंप्रेस हो जाता है। इतने में नाथन उसे कॉल करके कहता है कि मैं तुरंत उस ली से मिलना चाहता हूँ, उसे मेरे पास लेकर आओ। जेजे ली को वहाँ लेकर चला जाता है। वो तो ली की बहुत प्रशंसा करने लगता है कि आज कोर्ट में तुमने जो कमाल का काम किया उसके बदले में तुम्हारे लिए जितना करूँ उतना कम है। तुम्हारी वजह से डोडो ग्रुप बड़ी मुसीबत से बच गया है। पर ली को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इसी के कहने पर जेजे ने ली के पेरेंट्स को खत्म किया था और ली को भी खत्म करने वाला था। लेकिन ली यहाँ पर अपना गुस्सा दिखाता नहीं और मन ही मन सोच लेता है कि तेरे लिए तो मैं बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहा हूँ। अब नाथन जेजे को डांटने लगता है कि तुम इतने बड़े लॉयर होकर जो काम नहीं कर पाए वो ली ने कर दिखाया। पर ली कहता है सर जेजे ने हमें बहुत एनकरेज किया है और उनकी मोटिवेशन की वजह से ही हमें सब कुछ कर पाए हैं। ली ऐसा कहेगा ये तो जेजे ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने कब इसको एनकरेज किया भाई। उसे दोस्तों अब ली पर शक होने लग जाता है कि ये मेरी तरफदारी क्यों कर रहा है। वो ली को अकेले में बुलाकर पूछता है कि सच बताओ तुम हो कौन और तुम्हारा मकसद क्या है। मैंने जो तुम्हारे साथ ट्रेनिंग में किया उसके लिए तो तुम्हें मुझसे गुस्सा होना चाहिए। दोस्तों ली भी एक कहानी बुनने लगता है कि जब मैं यंग था तब से मेरी आशा थी कि मैं डोडो ग्रुप के लिए काम करूं, यहीं पर अपना फ्यूचर बनाऊं, खासकर अपनी छत्र छाया में। जेजे को भी उस पर विश्वास हो जाता है और ली को जाने देता है। और अब कॉन्फ्रेंस रूम में इनके फाइनल रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं। उसमें ली ऑब्वियसली फर्स्ट रैंक पर होता है और जीना सेकंड रैंक पे। इनके अलावा 6 और लोग सिलेक्ट हुए हैं। इसमें एंड्रयू को मिली होती है 4th रैंक और शेरिल 8th रैंक पर होती है। जेजे कहता है कि 40 कैंडिडेट्स में सिर्फ ये 8 लोग आगे की ट्रेनिंग के लिए निकल जाएंगे और वो ट्रेनिंग चाइना में होगी। यह सुनकर वो बड़े खुश होते हैं कि चलो चाइना जाने का मौका मिलेगा। रोशी ली को देखती है तो ली भी उसको देखता है, लेकिन तब वो उठकर चली जाती है। और अगले सीन में वो ट्रेडमिल पर भाग रही होती है तो उसका वही साथी आकर पूछता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। रोशी कहती है कि मैंने तुम्हें ली के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ। वो भी कह देता है कि तुम्हें उस पर इतना शक क्यों है। रोशी कहती है उसका रंग ढंग मुझे बड़ा अजीब लगता है, मुझे जानना है कि वो असल में है कौन। वो हर काम को एक प्रोफेशनल की तरह करता है और लगता ही नहीं कि ये उसका पहला जॉब है। यहाँ एंड्रयू और जेजे एक बार में मिलते हैं। एंड्रयू बहुत परेशान होता है तो जेजे उसे हिम्मत देता है कि देखिए आने वाले पड़ाव में तुम ही जीतोगे, फिक्र मत करो। एंड्रयू कहता है ली मेरे रास्ते का पत्थर बन गया है, मैं उसे कुचल के रहूंगा। तो अगले सीन में मोजो, उसके असिस्टेंट ली, जिना, एंड्रयू, रोशी, शेरिल और उनके अलावा 3 और कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग के लिए ये सभी चाइना आते हैं। उन्हें एक बहुत बड़े लग्जरी होटल में ले जाया जाता है जहाँ मोजो बताता है कि कल सुबह ट्रेनिंग शुरू होगी, तब तक तुम लोग अपने कमरों में आराम कर लेना। और हाँ, एक कमरे में 2 लोगों को ही रहना होगा। जीना और रोशी को एक रूम दिया जाता है, शेरिल और चश्मा पहनी हुई लड़की को एक रूम, बाकी 2 लड़कों को एक रूम दिया जाता है। और ली और एंड्रयू को एक कमरे में रहना होगा। पर एंड्रयू कहता है मैं तो इसके साथ नहीं रहूंगा। इस पर शेरिल कहती है अगर एंड्रयू को ली के साथ नहीं रहना तो मैं उसके साथ रह सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोजो को गुस्सा आ जाता है और वो डांटता है तुम लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हो क्या? जैसा कहा जाए वैसा करो चुपचाप, वरना चले जाओ घर वापस। सब घबराकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दोस्तों जिना अपने बड़े कमरे को खिड़की से देखते हुए सिटी के दृश्य को और फिर अपने बेड को, हर चीज को बहुत एंजॉय कर रही होती है। ये उसका सपना था कि वो ऐसे बड़े शहर में एक अच्छी लाइफ जिए। वो हर चीज की तारीफ करने लगती है, लेकिन रोशी वो उसको डांट देती है कि ज्यादा चबड़ चबड़ मत करो, क्या तुमने सब कुछ पहली बार देखा है, सो जाओ चुपचाप। जिना भी कह देती ठीक है मालकिन सो जाती हूँ। यहाँ तो ली और एंड्रयू एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते। एंड्रयू कहता है लाइट ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है। और ली कहता है अंधेरे में मुझे नींद नहीं आती। और गुस्से में एंड्रयू लाइट ऑफ कर देता है। दोस्तों कुछ देर के बाद ली फिर से लाइट ऑन कर देता है और फिर क्या इनका झगड़ा होता है शुरू। जैसे तैसे दोनों सो ही जाते हैं। सुबह होती है तो ये सीन होता है, देखिए दोनों चौंक कर उठते हैं। एंड्रयू कहता है छी 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 छी, मैं तुमसे लिपट कर कैसे सो गया। ली भी अपने हिस्से का चिल्लाता है कि मेरी चॉइस इतनी घटिया तो नहीं हो सकती। यहाँ सीन होता है कट और ट्रेनिंग होती है शुरू, वो भी बीच पर। दोस्तों सभी भाग भाग कर थक जाते हैं और कहते हैं कि सर आज की ट्रेनिंग खत्म हुई ना, कल तो छुट्टी है। मोजो कहता है कि कल छुट्टी है, तुम लोग कल एंजॉय कर सकते हो। सबके तो दोस्तों जैसे पर निकल आते हैं कि वाह कल छुट्टी है। अगले दिन वो वाटर पार्क में खूब एंजॉय करते हैं। इतने दिन की कठिन ट्रेनिंग के बाद छुट्टी मिली है तो सभी अपने अपने तरीके से मजा लेते हैं। जिना और दूसरी लड़की हर जगह खड़ी होकर फोटोज ले रही होती है। अब ये देखकर शेरिल रोशी से कहती है देखो इस लड़की को देखो कितना चीप बिहेव कर रही है, लगता है पहले कभी घर से बाहर निकली नहीं। यहाँ से अगले दिन इन्हें आगे की ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है। मोजो बताता है कि इस शहर में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्हें तुम्हें हमारे कुछ प्रोडक्ट्स को बेचने होंगे, इसलिए तुम्हें उन बिजनेसमैन को हमारे प्रोडक्ट्स की ओर आकर्षित करना है, समझे। और इस काम के लिए तुम्हें डांस सीखना होगा। ये सब कुछ सुनकर तो लोग चौंक जाते हैं कि भाई ये कैसा काम है। और अब चारों लड़कियों को कार्ड्स दिए जाते हैं ताकि वो अपने डांस पार्टनर को सिलेक्ट कर पाए। पहले जेना की बारी आती है तो वो ली को देखती है और वो तो आंखों से इशारा करता है कि प्लीज मेरी माँ गलती से भी मुझे मत चुनना। एंड्रयू भी मुंह मोड़ लेता है कि प्लीज मुझे सिलेक्ट मत करना, पर जिना तो ली को ही सिलेक्ट करती है। नेक्स्ट रोशी एंड्रयू को सिलेक्ट करती है। एंड्रयू बड़ा खुश होता है कि ये हुई ना बात। शेरिल और दूसरी लड़की बाकी 2 लड़कों को सिलेक्ट कर लेती है। फिर उन्हें डांस सिखाया जाता है। जिना को तो जैसे डांस का डी तक नहीं आता, सब मिलकर उसको सिखाने में लगे होते हैं। यहाँ डोडो ग्रुप को एक कॉल आता है और एक स्टाफ अटेंड करता है। वो चौंक कर कहता है क्या नकली मेडिसिन। और फिर टीवी पर न्यूज आता है कि कोरिया में नकली मेडिसिन की एंट्री की वजह से डोडो ग्रुप की फार्मेसी का बहुत नुकसान हो रहा है और स्टॉक मार्केट में उसकी पोजीशन गिर रही है। डोडो ग्रुप का चेयरमैन मीटिंग बुलाता है और टेंशन में होता है कि कौन इस तरह के नकली मेडिसिन यहाँ बेच रहा है और हमारा नाम खराब कर रहा है।
नाथन भी कह देता है कि डोंट वरी पापा, मैं जल्द ही पता लगा लूंगा। चेयरमैन तो गुस्सा करता है कि तुम अगर सच में कुछ उखाड़ पाते तो क्या अब तक पता नहीं लगा पाते तुम उसका। इतने में जे जाकर कहता है मैंने पता लगा लिया है, उसका नाम माइकल है जो इस तरह के नकली मेडिसिन बनाने में एक्सपर्ट है। असल में चाइना की सरकार भी उसे इसी सिलसिले में ढूंढ रही है। चेयरमैन कहता है तो तुम उसका पता लगाओ और उसे तुरंत अरेस्ट करवाओ। वैसे ली की टीम अभी वही ट्रेनिंग के लिए गई है ना, वो टीम बहुत ही काबिल है और अगर जरूरत पड़े तो उनकी मदद ले लो। यहाँ पर मोजो उनको बताता है कि डोडो ग्रुप को फिर से तुम्हारी जरूरत है। ये एक नया टास्क होगा जिसमें तुम्हें माइकल नाम के आदमी का पता लगाना है। असल में ये डोडो ग्रुप के मेडिसिन की तरह नकली मेडिसिन बनाकर मार्केट में बेच रहा है। नकली मेडिसिन किसकी कंपनी को हमें पता लगाना है और उसे तुरंत अरेस्ट भी करवाना है। और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसके इर्द गिर्द हमेशा गार्ड्स होते हैं और वो बहुत ही काबिल फाइटर भी हैं। तो सर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? मोजो बताता है कि इसके दो तरीके हैं। एक तो वो अपनी टाई में एक पिन रखता है, हमने उसी तरह के 2 पिन बनाए हैं जिसमें कैमरा है। अगर हम किसी तरह इस पिन को उसके टाई में फिक्स कर पाए तो हम उसके हर मूव को जान पाएंगे और उसके नकली कंपनी का पता भी लगा लेंगे। एक पिन जिना के पास होगा और दूसरा होगा रोशी के पास। तुम दोनों को उसके टाई में इसको फिक्स करने की कोशिश करनी है। अगर वो प्लान फेल हुआ तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। हर हफ्ते माइकल एक गेम खेलने जाता है। अगर उस गेम में तुमने उसको हरा दिया तो वो तुम्हारे साथ मिंगल होगा और तुम उसके बारे में आराम से फिर जान पाओगे। फिर उसे पुलिस में पकड़वाने में हमें काफी आसानी होगी। लियो और एंड्रयू वो गेम खेलना चाहते हैं तो ये टास्क इन दोनों को दिया जाता है। अगले सीन में ये लोग एक पार्टी के लिए होते हैं तैयार जिसमें माइकल भी आने वाला है। इन्हें पार्टी के दौरान माइकल के टाई का पिन निकाल कर वो कैमरे वाला पिन लगाना है। सबने बहुत बढ़िया ड्रेस पहना होता है, सिर्फ जिना फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तरह येलो ड्रेस और बाल पिंक रिबन के साथ हाजिर होती है। ली तो उसको डांट कर अकेले में लेकर जाता और कहता है ये है तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस? क्या है ये सर पे क्या लगा के रखा हुआ है तुमने? एकदम कार्टून जैसी लग रही हो। कहकर वो उसको उखाड़ फेंक देता है। अरे ऐसे ड्रेस में कोई पार्टी में आता है क्या? कहकर वो उसका स्लीव फाड़ देता है और नीचे गाउन भी फाड़ देता है। जिना चिल्लाती है अरे ये क्या कर रहे हो तुम? वस्त्रहरण करोगे क्या मेरा? अरे मुंह बंद करो और आईने में देखो। कहकर ली उसको आईना दिखाता है। तब जाकर जिना को तसल्ली होती है कि हाँ अब मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। और ये भूतनी की तरह मेकअप क्यों किया है तुमने? थोड़ा कम करो इसको। कहकर वो उसका मेकअप निकालता है तो जिना को थोड़ा अजीब फीलिंग होती है। ये सारा एडजस्टमेंट करके जब जिना बाहर आती है तो सभी दंग रह जाते हैं। एंड्रयू को तो विश्वास ही नहीं होता कि ये अचानक इतनी खूबसूरत कैसे बन गई। तब मोजो उसे समझाता है कि इस पार्टी में डांस भी होगा और माइकल भी तुम्हारे साथ डांस करेगा और तब तुम्हें उसके टाई का पिन बदलना है। यहाँ नेल को दिखाते हैं जो जेजे और अपनी बेटी किमी के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वो बताता है कि मेरी पार्टी में एक एमएलए हार्ट अटैक की वजह से मर गया। अब उसकी पोजीशन के लिए मुझे एक विश्वसनीय एमएलए की जरूरत है। किमी कहती है इसमें परेशान होने की क्या बात है पापा, मैं उस पोस्ट के लिए खड़ी हो जाऊंगी आराम से। वैसे तो मैं एक प्रोफेसर रह चुकी हूँ और मुझे भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और अगर मैं एमएलए बन गई तो आपका फायदा ही फायदा होगा। दोस्तों जेजे को भी ये आइडिया अच्छा लगता है कि अगर मेरी वाइफ पॉलिटिशियन बन गई तो मुझे फायदा ही फायदा होगा। नेल को भी ये बात ठीक लगती है लेकिन तब उसका चेयरमैन का कॉल आता है कि जल्दी मेरे घर पर आओ। नेल और किमी तुरंत वहाँ पर जाते हैं। किमी चेयरमैन की वाइफ के साथ बात करने लगती है तो नेल चेयरमैन से मिलने जाता है पर वहाँ चेयरमैन तो अपोजिशन के एक पॉलिटिशियन से बात कर रहा होता है जिसका नाम है पॉल और ये नेल को अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद चेयरमैन नेल को बुलाता है और कहता है तुम्हारा एक एमएलए मर चुका है, वो पोस्ट खाली है तो तुम पॉल के बेटे को पोस्ट दे दो। कुछ दिन के बाद मेरी बेटी विदेश से वापस आ जाएगी और मैं उसकी शादी पॉल के बेटे से करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर नेल तो चौंक जाता है पर वो चेयरमैन को सीधे मुंह कह देता है कि असल में मैं वो पोजीशन अपनी बेटी को देना चाहता था लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मुझे मजबूरन वो पोस्ट पॉल के बेटे को देनी पड़ेगी क्योंकि मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता। वैसे आप तो जानती हैं कि मुझे पॉल से कितनी चिढ़ है। ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद चेयरमैन अकड़ कर कहता है कि मुझसे ज्यादा जवान लड़ा रहा है ये, मैंने इसे इस पोजीशन पर पहुंचाया, कम से कम मेरी बात तो मान ही ली इसने। अब चेयरमैन का पीए बाहर आता है और चेयरमैन की वाइफ और किमी के बीच हो रही बातों को सुनने लग जाता है। चेयरमैन की वाइफ बताती है मेरा हस्बैंड का एक लड़की के साथ अफेयर था जो डोडो ग्रुप में काम करती थी, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई। मुझे ये बात पता चली तो मैंने उसे कंपनी से निकाल दिया। मेरे हस्बैंड नहीं जानते कि जब मैंने उसे कंपनी से निकाला तो वो प्रेग्नेंट थी। फिर वो अमेरिका चली गई और वहाँ उसका बच्चा पैदा हुआ। मैंने जेजे से कहकर उस औरत को और उसके बच्चे को रास्ते से हटाने को कहा था और जेजे ने मेरे लिए वो काम भी किया था। असल में दोस्तों ये लोग एंड्रयू और उसकी माँ की बात कर रही है। ये सुनकर तो किमी शॉक हो जाती है और पूछती है कि अगर चेयरमैन को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट थी तो शायद वो उसे कभी जाने नहीं देते। चेयरमैन की वाइफ कहती है हाँ अगर वो यहाँ पर होती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, अच्छा हुआ मैंने उसको भगाई दिया। बस दोस्तों ये सारी बातें पीए सुन लेता है और वो सोच लेता है कि चेयरमैन का एक और बेटा भी है और वो अमेरिका की सड़कों पर लावारिस भटक रहा होगा। यहाँ पार्टी में सभी एंजॉय कर रहे होते हैं और इसे मोजो और उसकी असिस्टेंट कैमरे के जरिए लाइव देख रहे होते हैं। शेरिल और उसके पार्टनर को वेटर्स का काम दिया जाता है। शेरिल कहती है उन लोगों को शानदार पार्टी ड्रेस दिया और हमें देखो वेटर्स का काम पकड़ा दिया, ये तो गलत बात है यार। मोजो कहता है देखो कैमरा रिकॉर्डिंग में तुम्हारी आवाजें भी सुनाई दे रही है, चुपचाप जो काम दिया है वो करो वरना अभी निकल जाओ वहाँ से। अरे नहीं सर मैं तो मजाक कर रही थी, कहकर वो काम पे लगी रहती है। तब माइकल अपनी कार में आता है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसके कई गार्ड्स भी होते हैं। कुछ देर में डांस होता है शुरू। माइकल रोशी के साथ डांस करता है और इंग्लिश में कहता है तुम काफी अच्छा डांस कर लेती हो। और रोशी जो की NIA में थी वो कई लैंग्वेजेस जानती है और वो भी इंग्लिश में काफी अच्छा बोल लेती है।
डांस के दौरान रोशी अपना हाथ उसकी टाई के पास लेकर जाती है, लेकिन तब माइकल को कोई मैसेज आता है और वो चला जाता है। इसी वजह से रोशी उस पिन को लगाने में सफल नहीं हुई थी। कुछ देर के बाद वो लौट कर जिना के साथ डांस करता है। वो कहता है, वाह तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। जिना की समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे। तो माइकल पूछता है, तुम जिसके साथ यहाँ पर आई थी क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जिना कहती नहीं, सिर्फ फ्रेंड है। अब जिना पूछती, तुम्हारे साथ क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई है? वो कहता है, हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, पर अगर तुम चाहो तो मैं उसे छोड़ भी सकता हूँ। आज रात मुझसे अकेले में मिलोगी तो मैं तुम्हें अपनी नई गर्लफ्रेंड बना लूंगा। कहकर वो जिना को अपने कमरे का नंबर बताता है, पर जिना गलती से उसके शूज पर चढ़ जाती है क्योंकि उसको ठीक से डांस करना नहीं आता। वो पूछता है, अरे तुम इतनी नर्वस क्यों हो? जिना कहती है, असल में मुझे उतना अच्छा डांस करना नहीं आता इसीलिए। वो भी कह देता है, कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मेरे कमरे में आ सकती हो। कहकर वो अपने कमरे का नंबर बताकर चला जाता है। जिना भी पिन रखने में सफल नहीं हुई, पर वो फैसला करती है कि अकेले माइकल के कमरे में जाएगी और ये काम पूरा करेगी। लेकिन ली चिल्ला देता है कि तुम पागल तो नहीं होगी क्या? जानती भी हो वो कितना खतरनाक आदमी है, अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? पर जिना कहती है, देखो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, मुझे किसी तरह इस ट्रेनिंग में टॉप करके डोडो ग्रुप में नौकरी करनी है। कहकर वो चली जाती है और माइकल के कमरे का बेल भी बजा देती है। दरवाजा खुलता है। जिना को देखकर बड़ा खुश होता है। वो उसे अंदर ले जाकर कोई ड्रिंक देता है। जिना तो उसे झट से मुंह में डालकर ग्लास खाली कर लेती है। माइकल देखता रह जाता है कि ये तो चीयर्स करने के लिए भी रुकी नहीं। तब जिना को लगता है कि ओह ये मैंने क्या कर दिया। वो थोड़ा और ड्रिंक डालकर कहती है, अब मैं ठीक से पीऊंगी। कहकर वो धीरे धीरे सिप करके पीने लगती है। दोस्तों माइकल को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो जिना के पास आने की कोशिश करता है और जिना उससे दूर हट जाती है। यहाँ मोजो टेंशन में होता है कि ये लड़की क्या कर रही है, अगर उसे कुछ हो गया तो कौन जवाबदारी होगा। अब हमें किसी भी तरह वहाँ जाकर जिना को बचाना है, किसी को वेटर बनकर वहाँ पर जाना होगा। ली जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन तब एंड्रयू कहता है, मैं भी जाऊंगा। दोनों वेटर के ड्रेस में वहाँ जाते हैं। वहाँ माइकल जिना के बहुत करीब आ जाता है और अब सोफे में जिना के खिसकने की जगह नहीं होती। वो कहता है, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? जिना कहती, मुझे इन चीजों की आदत नहीं है ना, इसीलिए। कहते कहते वो माइकल पर ड्रिंक गिरा देती है। माइकल कहता है, तुम नहा लो, तुम्हारी नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। जिना कहती है, पर ड्रिंक तो तुम पर गिरा है ना, तुम नहा कर आ जाओ। ये भी ठीक है। कहकर वो अपनी टाई से पिन निकाल कर नहाने जाता है। इतने में डोर बेल बजती है। जिना टेंशन में हो जाती है कि पिन चेंज करने का अच्छा मौका मिला था, अब कौन ससुर आ गया। वो माइकल से कहती है, तुम नहा लो, मैं देखती हूँ दरवाजे पे कौन है। दरवाजे पे ली और एंड्रयू को देखकर जिना घबरा जाती है कि अब क्या होगा। तब माइकल दरवाजे के पास आने लग जाता है और पूछता है, क्यों आए हो तुम लोग?